बताया था कि अच्छा ये व्हाट्सएप नंबर आप लिख लीजिएगा। मान लीजिए कोई कुछ लोग आंसर दिखाते हैं तो उनके आंसर काफ़ी अच्छे होते हैं तो सबको हम व्हाट्सएप कर देंगे, या कोई मैसेज आपको देना हुआ तो इसको हम तो ये अपने पास रखिएगा। तो लास्ट में कल मैंने आपको राज्य के बारे में बताया था। बस एक पॉइंट आपसे हम पूछ लें, व्यक्ति प्राकृतिक है या राज्य प्राकृतिक है या दोनों प्राकृतिक है? दोनों प्राकृतिक है। और अगर दोनों प्राकृतिक है तो ज्यादा प्राकृतिक कौन है? अरिस्टोटल ने इस बात का जवाब दिया है। उसने कहा जो भी ह्यूमन बीइंग आर ऑल्सो नेचुरल, स्टेट इज ऑल्सो नेचुरल, लेकिन जो भी चीज होती है जैसे बीज भी नेचुरल है और पेड़ भी नेचुरल है, लेकिन ज्यादा नेचुरल कौन है? उसने कहा पेड़। और चूंकि फिलोसफर था तो उसने सारी चीजें कही, तो उसने कहा जो भी डेवलप फॉर्म होता है दैट इज मोर नेचुरल इन कंपैरिजन टू लेस डेवलप फॉर्म। बच्चा भी नेचुरल है, युवा भी नेचुरल है, लेकिन ज्यादा नेचुरल कौन मानेगा अरिस्टोटल? एडल्ट को। इसलिए उसने कहा कि राज्य भी नेचुरल है, व्यक्ति भी है, लेकिन ज्यादा है राज्य। यानी नेचुरल मीन्स मोस्ट डेवलप फॉर्म ऑफ अ नेचर, इट्स मोर क्लोजर टू नेचर, ये ज्यादा प्राकृतिक है, ऐसा उसने माना। और पूरा चिंतन उसका इसी इर्द गिर्द चलता है। तो कल हमने देखा कि प्लेटो ने पॉलिटिक्स को मॉरलिटी का दूसरा रूप माना, उसने इसे नैतिकता की बात कह दी। प्लेटो अरिस्टोटल ने कहा कि इट्स मॉरलिटी, और राजनीति का मतलब है समाज की सेवा करना, व्यक्ति के जीवन का मूल उद्देश्य है नैतिक व्यक्ति का नैतिक व्यक्तित्व का विकास करना। लेकिन आपने देखा होगा लास्ट में हमने शब्द का प्रयोग किया को दास प्रथा को ही मानता था। प्लेटो ने स्लेवरी के बारे में कोई बात नहीं कही है। तो अब ये बताइए, जो दास प्रथा को माने और जो महिलाओं की और पुरुष की विषमता को माने, वो रूढ़िवादी हो गया उदारवादी? इसलिए आप देखेंगे कई बार अरिस्टोटल को कंजर्वेटिव भी कहा जाता है। एंड हु इज द कंजर्वेटिव? जो समाज में परंपरा को मानता है, प्रथा को मानता है, जो ये मानता है कि समाज में विषमता स्वाभाविक है, जो ये मानता है कि परंपराओं का बड़ा महत्व है, दे आर नोन एज अ कंजर्वेटिव। तो जो भी पुरुष महिला की विषमता को मानेगा दैट इज द कंजर्वेटिज्म। अरिस्टोटल कंजर्वेटिव है, लेकिन प्लेटो बिल्कुल नहीं। प्लेटो ने स्लेवरी को बिल्कुल नहीं माना, अरिस्टोटल ने माना। अब संयोग की बात है कि उसमें स्लेवरी बड़ा ही अहम बात थी। तो ऐसा व्यक्ति जो नैतिकता कितनी बात करता हो, दास प्रथा को माने, थोड़ा अजीब सा लगता है। उसके हिसाब से दास है कौन, क्यों से जस्टिफाई किया, तो दो तीन पॉइंट आपको बता दें कि दास प्रथा के बारे में व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ अरिस्टोटल रिगार्डिंग द स्लेवरी। दास प्रथा के बारे में उसने क्या विचार दिया? तो पहला आप देखेंगे दास कौन है? हु आर द स्लेव? जिनके पास विवेक नहीं है। द पीपुल हु आर हैविंग नो रीजन और रीजनलेस ह्यूमन बीइंग और स्लेव्स। जिन व्यक्तियों में विवेक नहीं है वो क्या है? दास है। और दूसरी बात, इसका मतलब है दास प्राकृतिक है या सामाजिक है? अरिस्टोटल प्लेटो की एक बात, हर चीज को एक ही बात कहते हैं, नेचुरल नेचुरल। क्योंकि इसमें हमने कहा कि 2500 साल पहले विज्ञान का प्रभाव नहीं था, तो हर चीज को एक ही बात कह देते हैं कि सब प्राकृतिक है, राज्य प्राकृतिक है, व्यक्ति प्राकृतिक है। इसलिए इन्होंने ये बात सुनने में अजीब सी लगती होगी, भाई दास समाज के द्वारा बनाया गया है, पैदाइशी है।
सामान्यतः हमें ये समझ में आती है जैसे जाति है, दास है, महिलाओं की, और जब उसे ये भी पूछा गया कि महिलाओं की स्थिति कमजोर क्यों है, क्यों नेचुरल, जबकि महिलाओं का पिछड़ापन इट्स सोशल और नेचुरल, लेकिन हर चीज को उसने नेचुरल कह दिया है, और शायद ये जस्टिफाई करने का ज्यादा अच्छा तरीका है। उसने क्या कहा, स्लेव्स आर नेचुरल, ये तो प्राकृतिक है। तो उसने कहा दास प्राकृतिक है, विवेकहीन व्यक्ति है, लेकिन दे आर पार्ट ऑफ फैमिली। अगर आपको फैमिली की बात याद होगी, लेकिन वो परिवार के भाग हैं। दास परिवार के भाग हैं, दे आर पार्ट ऑफ फैमिली, वो परिवार के भाग हैं, तो ये लोग दास होंगे। अब सवाल है कि उसने जस्टिफिकेशन क्या दिया, व्हाट इज द अरिस्टोटेलियन जस्टिफिकेशन रिगार्डिंग द स्लेवरी। स्लेव के बारे में उसने ये बात कही, विवेकहीन है, ये प्राकृतिक है, ये परिवार के भाग हैं, लेकिन जब उससे पूछा गया कि प्राकृतिक है कैसे, और दासों के महत्व को उसने कई तरीके से जस्टिफाई किया। तो आप जानते हैं कि अरिस्टोटल, बिकॉज सिंस ही वाज ए स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी टू, तो जीव विज्ञान का बायोलॉजी को उपमा उसने बार बार दी है। तो पहला जस्टिफिकेशन ने बायोलॉजिकल दिया है। दास प्रथा को सिद्ध करने के लिए उसने पहला जो तर्क दिया है, दैट इज अ बायोलॉजिकल, जैविक। और जैविक तर्क ये है, उसने कहा है कि मानव शरीर में दो प्रकार के अंग होते हैं। और एक बात आप देखेंगे कि यूनानी के विचारक समाज और राज्य को बार बार मानवीय शरीर से तुलना करते हैं, इसे तो उनका राज्य कहलाता है आंगिक। ऑर्गेनिक स्टेट मीन्स इवन स्टेट इज लाइक ए ह्यूमन बीइंग। राज्य कैसा है, मानव जैसा है। इसी वजह से बायोलॉजिकल तर्क उसने दिया अरिस्टोटल ने। उसने कहा जस्ट लाइक एन ह्यूमन बीइंग, मानव में दो प्रकार, मानवीय शरीर को देखा जाए इसमें दो प्रकार के अंग हैं। एक अंग वो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ बॉडी, जो शरीर के अभिन्न अंग है। वन इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ बॉडी। इंटीग्रल का मतलब है जिसको हटा देने पे शरीर काम नहीं करेगा। इंटीग्रल पार्ट ऑफ बॉडी का मतलब है कि हार्ट, इवन जो भी आप देख सकते हैं, जो शरीर का ऐसा पार्ट है जिसको हटा देने पे शरीर काम नहीं करेगा, शरीर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, दैट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ बॉडी। तो उसमें आप लिख सकते हैं हार्ट है। दूसरा कॉन्ट्रीब्यूटरी पार्ट, सहायताकारी भाग है। शरीर का दूसरा पार्ट है कॉन्ट्रीब्यूटरी, सहायक। सहायक का मतलब है इनको हटा देने से भी शरीर चलता रहेगा, जैसे ब्लड, इवन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ, कई बार व्यक्ति के हाथ खराब होते हैं, इवन नाउ किडनी कैन बी रिप्लेस्ड, ब्लड। ये क्या है, जिन भाग को हटा देने से शरीर चलता रहे, दैट इज अ कॉन्ट्रीब्यूटरी, सहायक पार्ट है। यानी जो डिफरेंट ऑर्गन्स है, चाहे हैंड है चाहे फीट है, ये कॉन्ट्रीब्यूटरी पार्ट है। इसका सीधा सा आर्गुमेंट ये है कि शरीर में दो प्रकार के हैं, सहायताकारी भाग, दूसरा अभिन्न भाग, इंटीग्रल पार्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पार्ट। तो जैसे शरीर को चलना है तो इनके बिना भी शरीर चल सकता है, लेकिन इनके बिना नहीं चल सकता। वैसे ही शरीर का विस्तार क्या है, समाज है। यही बात तो प्लेटो ने बार बार कही, राज्य व्यक्तियों का विस्तृत रूप है, ये बात प्लेटो ने कहा था कि नहीं। और यही बात तो कहीं न कहीं अरिस्टोटल भी इनडायरेक्टली मान रहा है। तो जब उसने कहा कि जैसे मानवीय शरीर है वैसे राज्य उसके बड़े रूप में है, समाज उसके बड़े रूप में है, तो जब इस व्यक्ति के शरीर में ऐसा विभाजन है तो समाज में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, समाज में भी होगा। तो क्योंकि समाज में फिर कैसा विभाजन होगा, तो पहला इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी कौन है, समाज का, कम्युनिटी का इंटीग्रल पार्ट कौन है, मास्टर।
अभिन्न भाग कौन है? पति है, मास्टर है, फादर है, ये तीनों एक ही भूमिका में है। जो मालिक है वही पति है और जो पति है वही पिता है। तो ऑल आर प्लेइंग इन द सेम रोल, सो दे आर मास्टर। और दूसरा, कॉन्ट्रीब्यूटिव पार्ट में कौन है? स्लेव, दास। दास कौन है? कॉन्ट्रीब्यूटिव, सहायक। दास कौन है? सहायक। और इसीलिए उसने कहा शासन कार्यों में भाग दास लेगा या मालिक? मालिक। शासन कार्यों में भाग मालिक लेगा। तो उसने सीधा बता दिया समाज में सभी समान नहीं है। स्लेव्स आर लाइक ए हेल्पर। अब उसने बायोलॉजिकल तर्क दिया, इसी बात को आप कह सकते हैं इट्स नेचुरल, बायोलॉजिकल। उसने कितनी बढ़िया तर्क से दास प्रथा को जस्टिफाई कर दिया। लेकिन आप याद रखिए, आज इस लॉजिक को नहीं माना जाता। अगर मैं ये कहूं कि देयर शुड बी इनइक्वालिटी इन सोसाइटी बिकॉज माई 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, यही तो बात ही कह रहा है। समाज में विषमता इसलिए है कि हमारे यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं शारीरिक रूप में अलग अलग दिख रहे हैं, हाथ में 5 उंगलियां हैं, इट इज नॉट सेम। तो जब हाथ में 5 उंगलियां हैं, ये प्राकृतिक विषमता है। लेकिन समाज में अब कोई संपत्तिशाली है तो मैं कहूं कि वो पैदाइशी संपत्तिशाली है। जाति और लिंग के आधार पर भेद है तो हम कहें पैदाइशी है, नहीं, दैट इज मेड बाय सोसाइटी। लेकिन अरिस्टोटल ने इस बात को नहीं माना। आज इस बात को माना जाता है। देखिए, प्राकृतिक विषमता अलग है और सामाजिक विषमता अलग है। और प्राकृतिक विषमता क्या है? देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, ये प्राकृतिक विषमता है। लेकिन अब ये कह देना कि महिलाओं का कपड़ा भी अलग होना चाहिए, दैट इज सोशल डिफरेंसेस। लड़कियां ऐसा अलग कपड़ा क्यों पहनती हैं? सलवार सूट, साड़ी कोई पहन लिया, क्या सिंदूर वाला बिंदी लगा लेना, दैट इज नेचुरल और सोशल। सोशल। लेकिन अरिस्टोटल जैसे महान फिलोसफर ने बात नहीं मानी है। तो उसने कहा कि विषमता क्या है? और दास प्रथा तो सही मायने में इट इज वर्स्ट फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी। इट इज वर्स्ट फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी। तो आप देखेंगे हर परंपरागत समाजों में ऐसी विषमता रही है और उसको लोगों ने अलग अलग तरीके जस्टिफाई किया है। इंडियन सोसाइटी में कास्ट सिस्टम को ऐसे जस्टिफाई किया गया। तो कोई नई बात नहीं है। अरिस्टोटल का पहला आर्गुमेंट ये है। दूसरा इसने क्या था? दूसरा जस्टिफिकेशन है, दैट इज मॉरल और इथिकल। पहला बायोलॉजिकल है, दूसरा है नैतिक। अच्छा, नैतिक का मतलब उसका बेसिक आधार आपको बता दें। आपको पता है कि इस देश के गृह मंत्री को आलू, टमाटर, प्याज के दाम पता होंगे? अमित शाह से जाके पूछा। अच्छा, अमित शाह कभी अपनी सब्जी खरीदने जाते हैं? क्यों? आप अपनी सब्जी खरीदने जाते हो? कौन लोग कुकिंग कर रहे हैं? समझ लो, ये बताओ, कुकिंग करने आए हो, पढ़ने आए हो? खानसामा बनना है या शासक बनना है? अब आप ये कहेंगे मेरा शौक है, तो एक गलत शौक है, छोड़िए उसको। मैं अरिस्टोटल के हिसाब से कह रहा हूं। देखिए, जिस विचारों को हम देखते हैं उसी के पक्ष में एग्जाम्पल देते हैं। तो आपको याद रहे। अच्छा, कुछ लोग क्या कहेंगे, ना सर हमारे पास बहुत समय बचता है तो हम सोचते हैं आधे घंटे में खाना बना लेंगे, जब तक घूमेंगे। ना, घूमना ज्यादा जरूरी है। खोपचे में बंद रहोगे हमेशा? अरे पार्क में घूमो, लोगों को देखो, प्रकृति को देखो, मन दिमाग ठीक होगा। आलू, गोभी, टमाटर, भिंडी, मटर, जिनका इनमें ज्यादा मन लग रहा है समझ लीजिए शासक बनने के लिए डिस्क्वालिफिकेशन है ये। आप बताइए, किस डीएम को आपने सब्जी खरीदते हुए देखा हुआ? किसी देखा हो तो मुझे बता दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी कभी गए भिंडी बाजार? कमाल की बात करते हैं। इसलिए अरिस्टोटल ने यही लॉजिक लगाया है। अरिस्टोटल ने कहा, याद रखिए, शासन कौन करेगा? मास्टर,
शासन का मास्टर करेगा। तो उसने अगला आर्गुमेंट कैसे दिया, पहला अगला, और ये मेंस में पूछा गया सवाल है, ये एक बार पूछा गया था। तो आर्गुमेंट उसने क्या दिया अगला, उसने कहा कि मालिक का कार्य शासन संपादित करना है, मालिक का कार्य शासन का संचालन करना है, the major task of master is to carry out governance, शासक का कार्य शासन का संचालन करना है, और शासन संचालन के लिए समय की आवश्यकता होती है या अवकाश की आवश्यकता होती है। मास्टर्स नीड लेजर, शासन के संचालन के लिए समय की आवश्यकता होती है, अवकाश की आवश्यकता होती है। अवकाश की आवश्यकता होती है, इसीलिए उन्हें घरेलू कार्यों से मुक्त रखा जाना चाहिए। They should be kept free from the household management, और they should not involve in the household management। उन्हें घरेलू कार्यों से आप मुक्त रखिए, और अगर घरेलू कार्य उन्हें आप देंगे तो निश्चित तौर पर वो शासन का काम अच्छा नहीं कर पाएंगे। और आप याद रखिए, हाउस होल्ड मैनेजमेंट करना अपने आप में फजीयत है। तुलसीदास ने लिखा हुआ है, गृह कारज नाना जंजाला, यानी नून तेल लकड़ी का चक्कर अगर आपने करना शुरू कर दिया तो यू आर नॉट कैपेबल टू रूल ओवर द पीपल। तो अगर जनता का शासन करना है तो इसमें आपको लगातार उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, लगातार शासन के लिए काम करना पड़ेगा। अब जरा सोच के, इसलिए जो हमारे यहाँ शासक होते हैं उनको घरेलू कार्यों से मुक्त रखा जाता है, इसलिए उनको तमाम सेवक रखे जाते हैं। तो अब उन्हें घरेलू कार्यों से मुक्त कौन कराएगा, दास। तो अगला, और इसीलिए घरेलू कार्यों का दायित्व दास को दिया गया है। Therefore, slaves are there to manage the household functions. घरेलू कार्य के संपादन का दायित्व दास को दिया गया है। तीसरा उसने एक और आर्गुमेंट दिया। अच्छा, तीसरे आर्गुमेंट के पहले अभी तक ऐसा लग रहा है कि ये पूरा दास प्रथा मास्टर के फेवर में जा रही है। ऐसा लगकर कि मास्टर के लेजर की ज्यादा चिंता है, उसको समय मिलना चाहिए, शासन के लिए अवकाश मिलना चाहिए, तभी वो समाज की भलाई में काम करेगा। क्योंकि हु इज अ मास्टर हु पार्टिसिपेट इन डिलिबरेटिव एंड जुडिशियल फंक्शंस, जो विधायी कामों में भाग लेता है, जो न्यायिक कामों में भाग लेता है, वो मास्टर है। अब सवाल ये है, उसने दास को नहीं माना। अब उससे पूछा गया, क्या ये आप तो उससे पूछा गया, भाई तुम तो यही कह रहे हो कि मास्टर के लिए फायदेमंद है, तो क्या समाज में, अगर समाज सोसाइटी इज लाइक ए होल बॉडी, तो तुम्हें दिमाग की चिंता ज्यादा है। मास्टर मीन्स ब्रेन ऑफ सोसाइटी, अगर उसके हिसाब से कहा जाए। इसलिए आप देखेंगे मानव धर्मशास्त्र में जब व्यक्ति की कल्पना की गई है, वर्ण की कल्पना की गई है, तो ब्रेन किसी को माना गया, किसी को हाथ माना गया, शरीर माना गया। परंपरागत रूप में लोग शरीर की ही तुलना कर देते थे समाज से। देयर इज ऑर्गेनिक स्टेट। जैसे वैसे ही अरिस्टोटल से पूछा गया, भाई ये बताओ, फिर तो इसका मतलब है अगर तुम्हारे हिसाब से स्लेव, मान लो कि बॉडी का पैर है, तो पैर का महत्व नहीं है। उसने कहा है। तो उसने कहा स्लेवरी इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर स्लेव्स टू, नॉट ओनली मास्टर। स्लेव के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कैसे,
अगला। उसके अनुसार दास प्रथा दासों के लिए भी समान रूप में उपयोगी है। इट इज इक्वली, slavery is equally beneficial for slaves too. दास प्रथा दासों के लिए भी समान रूप में उपयोगी है, क्योंकि मालिक के साथ रहकर slavery is equally beneficial for slaves too, क्योंकि मालिक के साथ रहकर दास में विवेक का विकास होगा। मालिक के साथ रह के दासों में विवेक का विकास होगा। Even slaves can also develop the moral reasoning while in association with masters. इसका मतलब है कि दास जब मास्टर के साथ रहेगा, मास्टर का मतलब है सद्गुणी है, नैतिक है, और उसका बड़ा विकास हो जाएगा। अब इसका अगर कंपैरिजन देखना चाहें कि वैसे कई बार ऐसा देखा जाता है कि जिस संगत में आप रहते हैं उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो अरिस्टोटल ने कहा कि ना इनका भी विकास हो जाएगा, क्योंकि मास्टर है, इनको अच्छी बातें सिखाएगा, इनको नैतिक जीवन सिखाएगा, और बाद में इनका जीवन अच्छा हो जाएगा। अब अच्छा होगा नहीं होगा एक अलग आर्गुमेंट है, उसके अपोजिट में सोचा जा सकता है, लेकिन जस्टिफिकेशन, उसने जस्टिफिकेशन यही दिया। उसने यही कहा कि नहीं, ये दासों के लिए भी उतना ही उपयोगी है। तीसरी बात उसने कही, उसने शारीरिक तर्क दिया, फिर फिजियोलॉजिकल तर्क दिया। एक उसने फिर शारीरिक तर्क दिया, यानी शरीर के आधार पर उसने एक तर्क दिया फिजियोलॉजिकल। उसने तीसरा तर्क दिया शारीरिक बनावट के आधार पे। ये बात आप जानते हैं। अब देखिए, अरस्तु की फिलॉसफी आपको हर जगह पता होनी चाहिए। और फिलॉसफी कैसे इसको यूज करेंगे, आपको याद होगा उसका टेलियोलॉजिकल मेथड। फिलॉसफर में लिखते समय खास तौर पे ध्यान रखा जाता है, अगर आप उस स्लेवरी को लिख रहे हैं तो हमेशा ये याद रखिए उसका मूल पर्पज क्या था। उसका मूल पर्पज क्या था? तो मूल पर्पज था व्यक्ति का नैतिक सद्गुणी विकास। फिलॉसफर की फिलॉसफी जरूर होनी चाहिए। आपको कल हमने बताया था कि प्लेटो अरिस्टोटल ने कहा था दुनिया में कोई भी चीज बिना उद्देश्य के नहीं बनती। इट इज अ पर्पोसिव, इलॉजिकल, स्वोद्देश्यात्मक। अब इसी वजह से मर्जी कह लीजिए। तो अब बताइए, अगर प्रकृति में हर चीज उद्देश्य से बनी हुई तो स्वोद्देश्यात्मक है, तो राज्य का भी उद्देश्य है, व्यक्ति का भी उद्देश्य है, जितनी चीजें बनी है सबका उद्देश्य है। और बल्कि उसने तो जो फिलोसफर था तो उसने बड़ी अच्छी बात कही। तो उसने कहा कि मान लीजिए एक टेबल है या लक्ष्य स्टैंड है, उसको बनाने के लिए बड़े सारे कारण की आवश्यकता होती है। पहले टेबल बनाने के लिए कोई विषय वस्तु चाहिए, लकड़ी चाहिए। तो उसने कहा लकड़ी, वुड इज अ मैटेरियल कॉज। भाई बिना लकड़ी के हम टेबल नहीं बना पाएंगे। लिखने के लिए बुक की कॉपी की आवश्यकता है ना, कॉपी इज अ मैटेरियल कॉज। दूसरा, लिखने के लिए फिर पेन चाहिए, पेन इज एन इंस्ट्रूमेंटल। अब ये मेज बना है तो उसके लिए कोई कारपेंटर के पास सामान तो होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटल कॉज। और अब देखेंगे कि पहले आपके दिमाग में मेज का विचार आना चाहिए, दैट इज अ फॉर्मल कॉज। और फिर मेज बन के तैयार होती, दैट इज अ फाइनल कॉज। तो फिलोसफर था, हर चीज का उसने लॉजिक बताया कैसे कैसे कोई चीज बनती है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य, इसी बात को उसने किया था टेलियोलॉजिकल। तो उसने कहा कि ऐसे ही प्रकृति में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक शारीरिक रूप में बड़े हट्टे कट्टे होते हैं। अब सवाल है कि आखिर में ऐसा क्यों है कि कुछ लोग बड़े दुबले पतले होते हैं? नेचर, अब बताइए, इट्स नेचुरल। कुछ लोग बड़े दुबले पतले होते हैं, लीन एंड थिन होते हैं, और कुछ लोग हट्टे कट्टे होते हैं। तो बताइए,
शासन का काम किसको दिया जाए, दुबले पतले लोगों को या हट्टे कट्टे मोटे लोगों को? क्या? दुबले पतले लोगों को। पहली बार मैं दुबले पतले लोगों के चेहरे पर मुस्कान देख रहा हूं। ऐसा क्यों? मतलब मोटे लोगों को क्यों दिया जाए? अच्छा, ये मिसकंसेप्शन, अच्छा कुछ मिसकंसेप्शन हमारे यहाँ पहले से लेकर आज तक बने हुए हैं। आज भी कई बार लोग कहते हैं कि पढ़ना लिखना है तो दुबले पतले रहो। ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण उसके पक्ष में नहीं है। फिर भी अरिस्टोटल ने बात कह दिया, उसने कहा जो शारीरिक रूप में हट्टे कट्टे हैं उन्हें प्रकृति ने शारीरिक कामों के लिए बनाए हुए है। यानी whosoever physically well built, they are suitable for work like कूली, लेबर। और जो दुबले पतले हैं उनका काम क्या है? दुबले पतले से उनको दिमाग तेज चलता है, तो दिमाग तेज चलता है तो शरीर पे ध्यान कम देते हैं, ये खाने पीने को कंट्रोल करते हैं। और जिसका पेट ज्यादा चलता है उसका दिमाग कम चलेगा। वो कुछ ऐसी बात करना चाहता था। इससे बहुत खुश होने की आवश्यकता नहीं है। उसने, अब जब कुछ लोग अपने हिसाब से खुश होते हैं, अब ऐसा तो उसने महिलाओं को भी बेवकूफ कह दिया, तो ये खुश होने की आवश्यकता है? किसी को दास कह दिया। और उसके आर्गुमेंट सही है गलत है ये कहना कठिन है, लेकिन कहा उसने यही। तो उसने क्या कहा, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक शारीरिक रूप में शक्तिशाली, who are physically well built। पहले जो फिजिकली वेल बिल्ट होते हैं वो किसके लिए हैं? दास के लिए। उनके सीधा काम में लगा दो, और उसका बस चलता पंजाब हरियाणा के सारे लोगों को कहां लगा देता? दास बना देता हो। और दूसरा, वो जो मेंटली स्ट्रॉन्गर, जो बौद्धिक रूप में ज्यादा क्षमतावान है। एक शारीरिक रूप में ज्यादा क्षमतावान है और एक बौद्धिक रूप में ज्यादा क्षमतावान है। और जो बौद्धिक रूप में मेंटली ज्यादा क्षमतावान है उन्हें वो क्या होंगे? मास्टर। और जो शारीरिक रूप में ज्यादा हट्टे कट्टे हैं वो क्या होंगे? स्लेव्स। अगर इस थ्योरी को अप्लाई कर दिया जाए तो यूरोपियन ने जो हमारे ऊपर इतने लंबे समय शासन किया, वो शारीरिक रूप में ज्यादा हट्टे कट्टे थे, हम तो दुबले पतले ही थे। लेकिन ये जस्टिफाई करना न करना एक अलग बात है। अरिस्टोटल ने इस आधार पर इसको जस्टिफाई किया। इसका मतलब है, अब इसके साथ जोड़ेंगे क्या? टेलियोलॉजिकल मेथड। यहां इसका उल्लेख करेंगे। तो अरिस्टोटल में जब भी आप आए तो टेलियोलॉजिकल मेथड का यूज आप जरूर कर दीजिए। तो जोड़ लीजिए, या शायद अपन लिख लिया इसको ना, कि उसने कहा कि प्रकृति में कुछ भी बिना उद्देश्य के निर्मित नहीं होता। नथिंग इज मेड विदाउट पर्पस। प्रकृति में कुछ भी बिना उद्देश्य के निर्मित नहीं होता। और उसने स्वोद्देश्यात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए कहा, नथिंग इज मेड विदाउट द पर्पस इन दिस नेचर। और उसने स्वोद्देश्यात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए कहा, while utilizing the teleological method। स्वोद्देश्यात्मक पद्धति का उपयोग करते हुए कहा कि दास घरेलू कार्यों के लिए बने हुए हैं। Slaves are made for the management of household activities। दास घरेलू कार्यों के लिए बने हुए हैं। अब ये उसने जस्टिफिकेशन दे दिया कि इस आधार पर उसने कहा कि देयर मस्ट बी स्लेव्स। और इसलिए आप लिखे, ये बात लिखे, इसलिए अरस्तु को रूढ़िवादी कहा जाता है। देयरफॉर अरिस्टोटल इज कंसीडर्ड एज कंजर्वेटिव फिलोसोफर। इसलिए अरस्तु को रूढ़िवादी कहा जाता है।
रूढ़िवादी या कंजर्वेटिव, ही इज नोन एज अ कंजर्वेटिव फिलोसोफर। क्योंकि समाज में तो कंजर्वेटिव का मतलब होता है जो इनइक्वालिटी को माने, विषमता को माने, परंपरा को माने, महिलाओं को समानता न दे, ही इज अ कंजर्वेटिव। अच्छा, दूसरी बात, वैसे स्लेव्स के बारे में जब बात कही तो एक बात आपको याद दिला दें, अरिस्टोटल की जो स्लेवरी है, बारकर ने उसके बारे में बड़ा अच्छा डिफेंस दिया है। सामान्यतः जब हम अरिस्टोटल की स्लेवरी को समझते हैं तो हम अफ्रीकन स्लेवरी का पिक्चर हमारे दिमाग में आ जाता है, बिकॉज देयर वाज अफ्रीकन स्लेवरी इन 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, और अफ्रीकन स्लेव्स को जंजीरों में दे वे चेन्ड, जंजीरों में बांध के रखा जाता था, उत्पादन काम करा जाता था, उनसे बड़े अमानवीय कार्य लिए जाते थे। तो जब भी हम स्लेवरी शब्द का प्रयोग सुनते हैं, इट्स वेरी इनह्यूमन, अनडेमोक्रेटिक। बारकर ने कहा है नहीं, बारकर ने कहा है एरिस्टोटेलियन स्लेवरी इज डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न एज। कैसे? अब उसने, बारकर ने इस बात को, बारकर ने कहा है कि नो, एरिस्टोटेलियन स्लेवरी इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न एज स्लेवरी। अच्छा, आज की दुनिया में कहीं दास प्रथा है ही नहीं है। और याद रखिए, हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मानेका गांधी केस में कि राइट टू लाइफ मीन्स राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी। मानवीय जीवन का मतलब क्या है? जीवन का अधिकार क्या है? गरिमा में जीवन का अधिकार। और गरिमा का मतलब है, दास का मतलब एक व्यक्ति नहीं, वस्तु की तरह उसे खरीदते थे, बेचते थे। दास होना ही राइट टू लाइफ का वोलेशन है। तो आज दुनिया में कहीं नहीं है। तो मॉडर्न का मतलब ये ना माना जाए कि वर्तमान में, मॉडर्न का मतलब अफ्रीकन स्लेवरी अब कहीं रही नहीं। इवन 1860 के बाद पूरी दुनिया में स्लेवरी बैन है। लेकिन बारकर ने बात कही कि बारकर ने कहा जब लोग अरिस्टोटल के स्लेवरी शब्द को सुनते हैं तो उनके दिमाग में वही बात आ जाती है, अफ्रीकन स्लेवरी। कहा नहीं, कैसे अंतर उसने बताया? तो बारकर ने कहा, पहला, अरिस्टोटल के स्लेवरी केवल हाउस होल्ड जॉब के लिए है। दे आर फॉर हाउस होल्ड जॉब्स, ये घरेलू कामों करेंगे। इट इज ओनली फॉर द हाउस होल्ड मैनेजमेंट। जबकि मॉडर्न स्लेवरी, अफ्रीकन स्लेवरी का मतलब है इन्हें उत्पादन कामों में लगाया जाता था। उत्पादन काम का मतलब है एग्रीकल्चर, माइनिंग, इन्हें खेती में लगाया जाता था, इन्हें खानों में लगाया जाता था, और इनके पूरे श्रम पर उसके मालिक का नियंत्रण हुआ करता था। तो अब देखिए, अरस्तु ने कभी नहीं कहा कि दासों को काम पे नहीं लगाया जाएगा। दे आर ओनली फॉर द हाउस होल्ड जॉब्स, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इसी बारकर ने बड़ी अच्छी बात कही है। यानी अरिस्टोटल की स्लेवरी क्या है? डोमेस्टिक हेल्प की तरह है, घरेलू नौकर की तरह है केवल। अरिस्टोटल की स्लेवरी क्या है? घरेलू हेल्प की तरह। आजकल जैसे कि डोमेस्टिक हेल्प लोग रखते हैं, घरेलू सहायक रखते हैं, नौकर रखते हैं, वैसे है। जबकि मॉडर्न स्लेवरी क्या थे? इट वॉज वेरी इनह्यूमन। उनके साथ बड़े बारबेरिक व्यवहार किए जाते हैं, दुर्व्यवहार किया जाता था, उनको जंजीरों में बांध के रखा जाता था। दे वेर ऑलवेज चेन्ड। तो मॉडर्न इसकी स्लेवरी बहुत ही बेकार है। दूसरा, अरिस्टोटल ने कहा कि युद्ध बंदी कभी स्लेव्स नहीं हो सकते। वॉर प्रिजनर, युद्ध बंदी, वॉर प्रिजनर, युद्ध बंदी, और उसने तो यहां तक कहा कि ग्रीक कभी, उसने सीधा कहा कि यूनानी युग के लोग स्लेव हो ही नहीं सकते, क्योंकि यूनानी युग के लोग बहुत महान हैं। अब दैट इज एथनोसेंट्रिज्म। दुनिया का हर देश अपने आप को महान बनाता है। भारत के लोग कहते हैं देवभूमि है, तो भाई जब हमारी देवभूमि है, दूसरे का राक्षस भूमि है। हिमाचल उत्तराखंड में जाओ तो कहते हैं नो नो, दिस इज लैंड ऑफ गॉड एंड गॉडेस। तो देवभूमि भारत है, भारत में भी उत्तराखंड हिमाचल है, कौन है? और उसने कहा था वार प्रिजनर कभी स्लेव नहीं होगा, युद्ध में पकड़े गए लोग स्लेव कभी नहीं होंगे, स्लेव का बेटा स्लेव नहीं होगा। लेकिन यहां क्या होता था? वार प्रिजनर को भी स्लेव माना जाता था।
युद्ध में लोग पकड़ लिए गए, स्लेव हो गए। स्लेव का बेटा, स्लेवरी वॉज अ काइंड ऑफ, ये सक्सेशन में चलता था। द सन ऑफ अ स्लेव शुड और मस्ट बी अ स्लेव। तो जो स्लेव का बच्चा होगा वो भी स्लेव होगा। यहां पे ऐसा नहीं होगा, यानी वार प्रिजनर स्लेव नहीं होंगे, ग्रीक स्लेव नहीं होंगे। और स्लेव का बच्चा स्लेव नहीं होगा। स्लेवरी इज नॉट समथिंग हेरिडेटरी। यहां पे क्या है, स्लेवरी क्या है, वंशानुगत है। स्लेव का बेटा स्लेव, स्लेव के बच्चे स्लेव, यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे क्या है, स्लेव इज ओनली नेचुरल। उसने कहा केवल प्राकृतिक होंगे, जो विवेकशील नहीं है, जिनको घरों में लगाए जाए काम के लिए, दैट इज ओनली स्लेव। और अरिस्टोटल की बात सुन के थोड़ी सी अजीब सी बात लगती है। उसने अपने देश की इतनी प्रशंसा की है। उसने कहा है कि दुनिया में 3 प्रकार के लोग हैं। उसने कहा पहला ओरिएंटल लोग, ओरिएंटल का मतलब जहां इंडिया है, एशियाई। उसने कहा एशियाई लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं लेकिन बहुत ही आलसी होते हैं। उसका यूरोपी बहुत ही साहसी होते हैं लेकिन बुद्धिमत्ता उनमें कम होती है। He said that Europeans are very much adventurous but lack the reason. Asian are very much intelligent but they lack the adventurous attitude. लेकिन यूनानी लोगों में दोनों प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। ये बुद्धिमान भी हैं और साहसी भी हैं। आज अगर अरिस्टोटल देखता, आप याद रखिए, अरिस्टोटल कहा करता था यूनानी लोग सबसे बुद्धिमान है और हिटलर ने कह दिया जर्मन सबसे बुद्धिमान है। अंग्रेज अपने सामने किसी को समझते नहीं। फ्रेंच कहते हैं हम सबसे बुद्धिमान है। स्वास्थ्य के तय हो नहीं पाए कि हु इज अ मोर इंटेलिजेंट। लेकिन अरिस्टोटल ने यही कहा। उसने कहा कि जो बैरबेरिक रेस के लोग हैं वो स्लेव हो सकते हैं, यूनानी तो स्लेव हो ही नहीं सकता। इसलिए स्लेवरी इज ओनली नेचुरल, प्राकृतिक रूप में ही होगा। और यहां क्या होता था, यहां स्लेव परमानेंट होगा, वंस स्लेव। यहां पे दास हमेशा के लिए होगा। एक बार दास हो गया पूरी जिंदगी के लिए दास होगा। लेकिन यूनानी में क्या था, अगर दास में विवेक का विकास हो गया, दे विल सेट फ्री। यूनानी में ऐसा था कि दास में अगर विवेक का विकास हो गया, इन्हें छोड़ दिया जाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि जब हम ग्रीक एज में स्लेवरी की बात देखते हैं तो अलग किस्म की है। और ग्रीक एज में स्लेवरी का मतलब है घरेलू नौकर जैसा। तो वो ऐसा नहीं है कि उसके साथ अमानवीय व्यवहार होगा, युद्धबंदी होंगे। वैसा बारकर ने कहा है कि नहीं, दोनों चीजें अलग अलग हैं, दोनों को हम अलग अलग देखें। लास्ट में अब स्लेवरी के मामले में कार्ल पॉपर ने अरिस्टोटल को भी क्रिटिसाइज किया है। ये तो कार्ल पॉपर का ध्यान अरिस्टोटल पे कम है, फिर भी क्रिटिसाइज उसने किया ही। तो कार्ल पॉपर ने क्या कहा, यानी आप याद रखिए, प्लेटो की बात अरिस्टोटल भूल नहीं पाता। स्लेवरी को मानना लोकतांत्रिक है, अलोकतांत्रिक है, अलोकतांत्रिक। और अपने गुरु की बात भूल नहीं पाए। इसे लास्ट में एक बात लिखिए, लास्ट में तो बारकर ने बात कही है। एक बार तो एग्जाम में यही, मेंस एग्जाम में यही पूछ दिया गया था। एक बार पूछा गया था कि उसने कैसे लेजर के आधार पे दास प्रथा को जस्टिफाई किया। मेंस में एक बार सवाल था। एक बार सीधा ही पूछा, आधुनिक दास प्रथा और अरस्तु की दास प्रथा में क्या अंतर है, उसने दास प्रथा को जस्टिफाई क्यों किया। ये सारे पॉइंट्स हैं। अब याद रखिए, कार्ल पॉपर ने आलोचना क्यों की। इसमें कुछ पूछना तो नहीं एकदम से। अगला, कार्ल पॉपर ने अरस्तु की भी आलोचना करते हुए कहा, कार्ल पॉपर ऑल्सो क्रिटिसाइज Aristotle
कॉलपापर ने अरस्तु की आलोचना भी करते हुए कहा कि अरस्तु के विचारों में 3 तत्व विद्यमान हैं, इवन 3 एलिमेंट्स। अरस्तु के विचारों में 3 तत्व विद्यमान है। देयर आर 3 एलिमेंट्स एसोसिएटेड विथ एरिस्टोटेलियन थॉट। 3 तत्व विद्यमान है। पहला प्लेटो की एरिस्टोक्रेसी, प्लेटो का कुलीन तंत्र, प्लेटोनिक एरिस्टोक्रेसी, या ब्रैकेट में प्लेटोनिक रोमांटिक आइडियल। प्लेटो का कुलीन तंत्र या प्लेटो का आदर्शवादी विचार, रोमांटिक आइडियल। तो पहला एलिमेंट उसमें है प्लेटो का आदर्शवादी विचार, रोमांटिक आइडियल। अच्छा, प्लेटो का रोमांटिक आइडियल क्यों है? क्योंकि बार बार नैतिक होना चाहिए, सद्गुणी होना चाहिए, तो उस बात को कभी छोड़ नहीं पाया वो। अरस्तु का हर जगह पर्पस एक किया जाता है। लेकिन दूसरी बात, दूसरा एलिमेंट, यहां तक तो ठीक है। दूसरा, सामंतवादी प्रवृत्तियां, फ्यूडलिस्टिक टेंडेंसी। फ्यूडलिस्टिक टेंडेंसी। और देखिए, फ्यूडलिस्टिक टेंडेंसी क्या है, सामंतवादी क्या है? ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये गांव के विशिष्ट व्यक्ति हैं, ये कमजोर व्यक्ति हैं, ये पुरुष है, ये महिला है, इस जाति का है, ये सारी की टेंडेंसी है फ्यूडलिस्टिक। जमींदारी में यही तो होता था। अरिस्टोटल ने महिलाओं को पीछे कर दिया, दास को पीछे कर दिया। ये स्लेवरी है या अमानवीय विचार है? उसने कहा ये तो अपने आप में सामंतवादी प्रवृत्तियां हैं। तीसरा एलिमेंट जो आप सुन के थोड़ा चौंकेंगे, उसका आगे एक्सप्लेन कर देंगे। तीसरा, कुछ लोकतांत्रिक तत्व, सम डेमोक्रेटिक एलिमेंट। कुछ लोकतांत्रिक तत्व, सम डेमोक्रेटिक एलिमेंट। अच्छा, तीसरा सुन के आप चौंके कि नहीं? प्लेटो का रोमांटिक आइडियल, वो तो उसमें ही है, बार बार दिखता है कि अच्छा जीवन, अच्छा जीवन। दूसरा, सामंतवादी है ही है, विषमता की बात करता जा रहा है वो, और विषमता को जस्टिफाई करने के लिए उसने क्या लाजवाब तर्क दे दिए। और तीसरी बात सुन के आपको आश्चर्य करे, डेमोक्रेटिक क्या वो है क्या? इसलिए अगला हेडिंग हम वही देखेंगे, अरस्तु के शासन प्रणाली का विचार। अगला हेडिंग है, बताइए क्या? प्राकृतिक हम पैदाइशी होते, दुनिया का हर व्यक्ति प्राकृतिक होता है। अब यार, इसके लिए मुझे क्यों दोषी बता रहे हो? उसने ऐसा कहा। आप तो ऐसा सोच रहे हो मैंने यूएन के लोगों को दास नहीं कहा, वो ऐसा कह रहा था। उसकी हर बात सही है, उसके लिए यार डोंट ब्लेम टू मी यार, मैं बताओ उसके लिए क्या करूं। तो उसने ऐसा कहा, वो तो मैंने पहले बता दिया। देखो, मतलब बारकर ने तो यही बात कही, बारकर ने यही कहा। और ये बताओ, और बड़ी सीधी सी बात है, जब अधिकारी अब बन जाओगे तो असिस्टेंट चाहिए नहीं चाहिए? नाम उनका बदल दो, जो भी आपके घर में। अच्छा बताइए, जो लोग हॉस्टल में रहते हैं, आपके कोई डोमेस्टिक हेल्प आता है कि नहीं? झाड़ू मारने के लिए, पोछा मारने के लिए, क्या है वो? अरिस्टोटल ने बात तो सही कही, लेकिन बस ऑब्जेक्शन एक है, स्लेव कांट बी नेचुरल। ऑब्जेक्शन इसी बात पे है। तो अगर डोमेस्टिक हेल्प ही दास है तो आधुनिक युग की अमानवीय बात न समझे। और आप याद रखिए, अरिस्टोटल बार बार कह रहा है कि शासन करने वाला व्यक्ति नैतिक होगा। जो व्यक्ति नैतिक होगा वो दूसरे की भलाई करेगा या शोषण करेगा? भलाई करेगा। इसलिए उसके हिसाब से देखा जाए तो दासों की इसमें भलाई है, क्योंकि मूर्ख लोग हैं तो थोड़ा सा अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छा सीख जाएंगे। और आपको हम याद दिला दें, कई बार तो हिंदी बेल्ट के लोग अंग्रेजी बोलने में इतने झिझक रखते हैं। संगत का फर्क आपको बता दें, मैं ऐसे टूरिस्ट प्लेस पे गया जहां नाव चलाने वाला व्यक्ति कभी स्कूल गया नहीं, वो इंग्लिश बोलता है अंग्रेजों के साथ।
कैसे हो गया? बिकॉज आई कैन वर्क इन इंग्लिश, आई कैन टॉक इन इंग्लिश, इंग्लिश इज ए वेरी फनी लैंग्वेज। अब जरा से अनपढ़ व्यक्ति अंग्रेजी बोलने लगा और पढ़े लिखे व्यक्ति से भागते हैं, उनको थोड़ा इंग्लिश में एक तो गड़बड़ हो रहा है सर, गड़बड़, अब हम वही सीख नहीं पा रहे। संगत ऐसी नहीं मिली, इसलिए संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। काजल की कोठली में कैसे हूँ सयान हो जाओ, एक लीक काजल की लागी है सो लागी है। अगर काजल कोठली में जाओगे काले होकर आओगे, और अच्छे लोगों संगत में रहोगे तो अच्छी बात। अरिस्टोटल का मानना यही था, अब उसकी आलोचना तो हमने करी दी, भाई बात जस्टिफाई नहीं है। वी कैन नेवर जस्टिफाई कास्ट सिस्टम, वी कैन नेवर जस्टिफाई स्लेवरी, वो को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते सीधी। और हम कभी जस्टिफाई नहीं कर सकते पुरुष महिला एक समान है, पुरुष महिला सॉरी असमान है, हम कभी जस्टिफाई नहीं कर सकते इस बात को। अगला क्या करें? लाई जाएगी, आगे बताएंगे आपको, थोड़ा बहुत वेट कर लो, सब बताएंगे आगे आप। अगला किसमें? देखिए हमने फिर कहा ना, लॉस प्लेटो की रचना सेकेंडरी है। प्लेटो मीन्स रिपब्लिक, लॉस तो एकदम भूल जाओ। अगला है शासन प्रणाली। अब अरिस्टोटल ने कैसी शासन प्रणाली मानी है? पहला, और इसलिए आप देखेंगे कि फर्स्ट टाइम उसने सिस्टमेटिकली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बताया। कैसे? तो पहला अरिस्टोटल ने कहा, यानी व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो पहला उसने कहा कि व्हाट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पहला उसने कहा बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का पहला है, यानी सर्वश्रेष्ठ शासन का रूप कौन सा होगा? राजतंत्र, मोनार्की। प्लेटो का प्रभाव देखिए, विच वन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? राजा का शासन। अरिस्टोटल ने ऐसा कहा, और राजा का शासन का मतलब क्यों होगा बेस्ट? कारण बताया। मोनार्की का मूल उद्देश्य क्या होता है? हाईएस्ट वर्च्यू, उच्चतम सद्गुण का विकास। राजा के शासन में सर्वोच्च सद्गुण का विकास होता है। इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, मानव जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? सद्गुण, मॉरलिटी। सद्गुण कहिए, नैतिकता कहिए, अभिप्राय एक है। उसके लिए बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये है। दूसरा गवर्नमेंट कौन सा है? एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी में थोड़ा सा कम सद्गुण पाया जाता है। मिडिल वर्च्यू और मीडियम वर्च्यू। मिडिल के बजाय मीडियम लिख लें, मीडियम वर्च्यू, थोड़ा मध्यम सद्गुण पाया जाता है। दूसरा पॉलिटी। अब पॉलिटी को हिंदी में अलग अलग किताबों में अलग अलग कई बार ट्रांसलेशन दे रखा गया है। पॉलिटी को राज व्यवस्था कर लीजिए, संविधान तंत्र कर लीजिए, या देवनागरी लिखने सीधे पॉलिटी लिख लीजिए। पॉलिटी का हिंदी में बात कई जगह अलग अलग आ जाता है, और कई बार जिन लोगों ने कभी हिंदी किताब पढ़ी होगी तो इनके भी अनुवाद अलग अलग आते हैं। तो अनुवाद से आप समस्या मत रखिएगा, जो बता रहे हैं वो एकदम सही है। तो अनुवाद कई बार मान लीजिए पढ़ा होगा, लीस्ट वर्च्यू। इसमें क्या होता है? सबसे कम सद्गुण पाया जाता है, लेकिन पाया जाता है। तो शासन का संचालन कैसे होना चाहिए? और उसने ये भी कहा, इसमें एक व्यक्ति का शासन रूल बाय वन, इसमें कुछ लोगों का शासन रूल बाय फ्यू, इसमें बहुतों का शासन रूल बाय मैनी।
एक व्यक्ति का शासन होगा और सबसे ऊंचा सद्गुण होगा, तो शासन कौन होगा? मोनार्की। कुछ लोगों का शासन होगा, फ्यू का मतलब है बहुमत तो नहीं होगा, अल्पमत ही रहेगा। इट्स माइनॉरिटी, फ्यू का मतलब माइनॉरिटी। लेकिन एक व्यक्ति नहीं होंगे, कुछ लोग समूह मिलकर शासन करेंगे, दैट विल बी द एरिस्टोक्रेसी। अच्छा, आप याद रखिए, एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है जो उच्च कुलीन खानदान में पैदा हुए हों, दे आर एरिस्टोक्रेट। केवल संपत्ति आ जाने से हम एरिस्टोक्रेसी नहीं कहते। किसी के पास संपत्ति ज्यादा आ गई, इट मे नॉट बी एरिस्टोक्रेट। एरिस्टोक्रेट मीन्स द पीपुल हु बिलोंग टू द नोबल फैमिली। ऊंचे कुल में पैदा हुए, खानदान में पैदा हुए, दे आर एरिस्टोक्रेट। अगला पॉलिटी। पॉलिटी में बहुमत का शासन होगा, मैं नहीं। अच्छा, अब देखिए, एक व्यक्ति कुछ और बहुमत, इससे एक और तरीका निकलता है। इसका सीधा सा मतलब है, अरस्तु के शासन के वर्गीकरण के दो आधार हैं। कितने लोग शासन में भागीदारी कर रहे हैं, पहला, और शासन का उद्देश्य क्या है, दूसरा। यानी अरिस्टोटल के शासन के भागीदारी का दो मूल बेस है। पहला है व्हाट इज द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट। पर्पज हर जगह, परपोजिव, थियोलॉजिकल, उसने ये बात हर जगह दी गई कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट। और दूसरा नंबर, शासन में कितने लोग भागीदारी कर रहे हैं। आप ये बताइए, समाज में ज्यादा लोग गरीब होते हैं, अमीर? गरीब। ये पॉलिटी का शासन होगा या गरीबों का शासन? गरीबों का शासन। और समाज में अगर राजा है तो राजा तो निश्चित तौर पर अमीर ही होगा, एरिस्टोक्रेट होगा, और जो एरिस्टोक्रेट होगा वो अमीर होगा ही होगा। इसे नंबर से शासन की क्वालिटी पता चल जाती है कि जहां ज्यादा लोग शासन करें, गरीबों की संख्या ज्यादा होगी। और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, प्लेटो से अगर कंपेयर करें, प्लेटो ने बड़ा माना स्थिरता, स्टेबिलिटी, लेकिन अरस्तु ने माना देयर इज अ डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ स्टेट। किसी भी राज्य का पतन होता है, उत्थान होता है। स्टेबिलिटी इज नॉट अ फैक्टर। प्लेटो हमेशा किस बात पे ध्यान दिया? राज्य की एकता, राज्य को शक्तिशाली बनाए रखना। प्लेटो ने कभी इस बात पे ध्यान बहुत कम दिया कि शासन का परिवर्तन कैसे होता है। जबकि आप देखेंगे वर्तमान में ये बात जग जाहिर है, शासन एक जैसा नहीं होता, इट मे चेंज। इसे अरिस्टोटल ज्यादा व्यवहारिक है, अरिस्टोटल ज्यादा व्यवहारिक है। तो उसने इस बात को कहा कि किस तरीके से शासन चेंज होता है। अब दूसरा, उसने कहा शासन का बेकार रूप कौन है, परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सा है। एरिस्टोटल ऑल्सो टोल्ड अबाउट द शासन का भ्रष्ट रूप, परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। शासन का भ्रष्ट रूप कौन है? देखिए, शासन एक ही व्यक्ति का होगा। अगर शासन एक व्यक्ति का हो लेकिन पर्पस बदल जाएगा। शासन एक व्यक्ति का हो तो कहलाया जाएगा निरंकुश तंत्र। अब इसी कई हिंदी किताबों में कहा जाएगा स्वेच्छाचारी तंत्र, निरंकुश तंत्र। कुछ किताबों में अत्याचार तंत्र का नाम लिखा गया है। जबकि टिरनी, इसका सीधा सा मतलब होता है टिरनी। अगर शासन एक व्यक्ति का होगा और शासन का उद्देश्य क्या होगा? पावर, एक्वायर मोर एंड मोर पावर, ज्यादा से ज्यादा शक्ति अर्जित करना, तो शासन का रूप क्या होगा? अब जरा देखिए कैसे संख्या निर्धारित कर रही है। शासन एक व्यक्ति के हाथ में और हाईएस्ट वर्च्यू, तो शासन क्या होगा? मोनार्की। शासन एक व्यक्ति के हाथ में और शासन का वर्च्यू क्या है? पावर, बल, नेकेड फोर्स, यानी जहां पे बल के द्वारा शासन किया जाए, लोगों को दबा के शासन किया जाए, दैट इज ए टिरनी। टिरनी हो जाएगा। दूसरा, शासन कुछ लोगों का हो तो होगा गुट तंत्र। इसके भी कई अनुवाद हैं, कहीं गुट तंत्र लिखा होता है, कहीं धनिक तंत्र लिखा होता है। तो हमने फिर कहा कि अनुवाद से आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसका ये इंग्लिश में नाम ओलिगेरिकी।
अब इसे कहीं हिंदी में गुट तंत्र लिखा गया, कहीं धनिक तंत्र, तो अलग अलग शब्द लिखे गए हैं। ओलिगार्की, इनका मूल उद्देश्य क्या होता है? राम नाम जपना, पराया माल अपना। शासन, पैसा इकट्ठा करना, पैसा इकट्ठा करना, ये क्या है? पावर, टिरनी। इनका उद्देश्य क्या है? अब फिर देखिए, शासन कुछ लोगों का होगा और सद्गुणी होगा। अच्छा, सद्गुणी का मतलब है लोगों की भलाई के लिए काम करेगा, और भ्रष्ट का मतलब है जब शासक अपनी ही भलाई के लिए काम करने लगे तो शासन का ये रूप क्या कहलाएगा? भ्रष्ट। याद रखिए, व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ करप्शन? पुटिंग आवर इंटरेस्ट फर्स्ट बिफोर द इंटरेस्ट ऑफ ए नेशन, दैट इज अ करप्शन। जब मैं अपने हितों को समाज और राज्य के हितों के आगे लगा दूं, उसी का दूसरा नाम क्या है? भ्रष्टाचार। इसलिए शासन के भ्रष्ट रूप में क्या होगा? शासकों के हितों की बात होगी, और शासन के सद्गुणी रूप में क्या होगा? समुदाय के हितों की बात होगी। यही बेसिक फर्क है भाई। भ्रष्ट और अच्छे शासन का मतलब ये है। तो सद्गुण का मतलब क्या है? कि शासक आचारशील होगा, नैतिकतावादी होगा, तो समुदाय की भलाई के लिए काम करेगा। तीसरा, शासन बहुतों का होगा, मैनी। और शासन अगर बहुतों का होगा और शासन स्वतंत्रता के लिए चले, शासन का उद्देश्य हो जाए लिबर्टी, स्वतंत्रता, ये कहलाया जाएगा लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। अच्छा, कई जगह डेमोक्रेसी को अरिस्टोटल ने मोबोक्रेसी के रूप में चित्रित किया है, भीड़ तंत्र। उसने कहा, अब बताइए डेमोक्रेसी में क्या होता है? सबको आजादी चाहिए, आजादी चाहिए। गुट तंत्र में, धनिक तंत्र में क्या होता है? संपत्ति चाहिए। और इसमें क्या होता है? अब बताइए, लोकतांत्रिक शासन जनता की भलाई के लिए काम करता है या अपनी भलाई के लिए? अरिस्टोटल ने क्या कहा? शासन के जितने भ्रष्ट रूप हैं केवल अपनी भलाई के लिए काम करते हैं, जनता की भलाई के लिए नहीं है। दूसरा, प्लेटो से तुलना मिल रही कि नहीं है? प्लेटो ने लोकतंत्र के बारे में क्या कहा? प्लेटो ने क्या कहा लोकतंत्र के बारे में? अज्ञानियों का शासन, भीड़ तंत्र। वही निष्कर्ष अरस्तु निकाल दिया। दिस इज इम्पैक्ट ऑफ प्लेटो ओवर अरिस्टोटल। प्लेटो ने भी तो कहा था कि ये लोकतंत्र बेकार का शासन है। फिलोसफर किंग, फिलोसफर किंग की बात प्लेटो करता था। और सच पूछिए, अच्छा इसको आगे एक्सप्लेन करने से पहले, अब इसमें कोई अस्पष्टता तो नहीं है? यही शासन के 6 रूप हैं और ये बदलते रहते हैं। दैट्स नॉट स्टैटिक। कभी एक शासन आएगा, कभी दूसरा शासन आएगा। इसी बात को थोड़ा एक लाइन में लिख लीजिए कि प्लेटो ने रिपब्लिक में सैनिक तंत्र, कुलीन तंत्र, डेमोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की और डेमोक्रेसी। प्लेटो ने रिपब्लिक में सैनिक तंत्र, डेमोक्रेसी का मतलब सेना का शासन, कुलीन तंत्र मतलब धनी लोगों का शासन, सॉरी संपन्न लोगों का शासन। ये क्या है? धनी लोगों का शासन। ओलिगार्की का मतलब वेल्दी। अच्छा, जो संपन्न हो, कुलीन हो, जरूरी नहीं है भाई, पैसा किसी के पास आ सकता है, उसका ऊंचे कुल खानदान से पैदा होना जरूरी नहीं है। तो क्या लिखा आपने? प्लेटो ने डेमोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की, डेमोक्रेसी, इन सबके मतलब तो एक ही है, जो भी यूज करेगा। बस एक प्लेटो ने अलग यूज किया था, डेमोक्रेसी। प्लेटो ने इनका उल्लेख करते हुए कहा था ब्रैकेट में रिपब्लिक में,
प्लेटो ने इन शासन प्रणालियों का उल्लेख करते हुए कहा प्लेटो ने इन शासन प्रणालियों का उल्लेख करते हुए कहा कि दार्शनिक राजा का शासन सबसे अच्छा होता है। फॉर प्लेटो द रूल ऑफ ए फिलोसोफर किंग इज बेस्ट। प्लेटो ने कहा दार्शनिक राजा का शासन सबसे अच्छा होता है। वो मैंने आपको पहले बता रखा है प्लेटो में। परंतु अरस्तु के द्वारा शासन की विभिन्न प्रकार की प्रणालियों का पहली बार व्यवस्थित वर्गीकरण किया गया। Aristotle first time propounded the systematic classification of various forms of government। यानी सिस्टमेटिकली अरिस्टोटल ने कहा कि हाउ इट इज राइज एंड फॉल। और दूसरी बात उसने कही, तो अरिस्टोटल से पूछा गया भाई ये बताओ इसमें बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन होगा। अब गेस करिए विच वन इज बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर ये 6 प्रकार के शासन है तो विच वन इज बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? कौन? मोनार्की। विच वन इज वर्स्ट? क्या? डेमोक्रेसी कुछ नहीं माना, नहीं। उसने कहा शासन सबसे खराब कौन होता है? ये शासन सबसे खराब ये होता है। लेकिन लोकतंत्र खराब में तो है, सबसे खराब नहीं है। उसने बात मानी कि डेमोक्रेसी द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट इट इज बेटर देन सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन एक बात याद है, उसने कहा हाँ भाई अच्छा राजतंत्र क्यों अच्छा मानेगा? नैतिकता के लिए, समाज की भलाई के लिए। ये बात वो बार बार कहता है। तो जब वो राजतंत्र को सबसे अच्छा शासन मानता है तो फिर तो प्लेटो जैसा होता है। लेकिन याद रखिए अरिस्टोटल एक खास बात थी और यहीं लिखने का मामला है। अरिस्टोटल रेडिकल नहीं था। ही ऑलवेज बिलीव इन द प्रिंसिपल ऑफ मिडिल पाथ। बीच का रास्ता मानता है। तो उसका एक थियरी ऑफ मीन है, थियरी ऑफ गोल्डन मीन। तो अगला पॉइंट, अरस्तु प्लेटो के आदर्शवादी विचारों से प्रभावित था। Aristotle was very much influenced by idealistic thought of Plato। प्लेटो के आदर्शवादी चिंतन से प्रभावित था, परंतु अरस्तु अत्यधिक व्यवहारिक भी था। He was very much a practical philosopher। अरस्तु अत्यधिक व्यवहारिक था, इसलिए उसने स्वर्णिम मध्यमान के सिद्धांत को स्वीकार किया। उसने स्वर्णिम मध्यमान के विचार को माना। Therefore, Aristotle accepted the principle of golden mean। स्वर्णिम मध्यमान के सिद्धांत को माना, प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन मीन। देखिए गोल्डन मीन का मतलब होता है, कुछ लोग बड़े रेडिकल होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। एक्सट्रीमिज्म क्या है? मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा और मैं कभी सच नहीं बोलूंगा।
भाई अगर कोई कहे मैं कभी हमेशा सत्य बोलूंगा, कई बार हो सकता है किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े, झूठ बोल दीजिए। लोगों संबंध को बेहतर करने के लिए कभी झूठ बोलना पड़े, झूठ बोल दीजिए, किसी की भलाई हो रही है। अब आप कह रहे हैं ना ना मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, दैट इज वन फॉर्म ऑफ एक्सट्रीमिज्म। और कोई कहे मैं हमेशा झूठ बोलूंगा, इन अदर फॉर्म ऑफ एक्सट्रीमिज्म। गोल्डन मीनिंग क्या है? बीच का रास्ता। अच्छा बताइए, बीच का रास्ता कौन अपनाता है? आप यार हम आगे चल के इस बात का उल्लेख करेंगे। बीच के रास्ते को उदारवादी अपनाते हैं। उदारवादी हमेशा बीच का ही रास्ता लेके चलता है। और अभी तक जो बातें आप पढ़ चुके हैं शासन प्रणाली के अलावा भी, उसमें भी वो बीच के रास्ते पे चलता है। कैसे? संपत्ति चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन क्या संपत्ति जीवन का साध्य है? बीच का रास्ता है कि नहीं है? प्लेटो बीच के रास्ते पे नहीं चलता, प्लेटो किनारे है। संपत्ति नहीं, परिवार नहीं। अरिस्टोटल ने कहा दोनों आवश्यक है। परिवार है, लेकिन क्या परिवार सबसे महत्वपूर्ण है? राज्य परिवार है। ऐसे तो हर जगह उसने गोल्डन मीन को स्वीकार किया। इसलिए पूरे अरिस्टोटल के विचार में गोल्डन मीन चलता है। यहां भी वही चलेगा, यहां भी चलेगा। तो जरा इस बात को एक दो उल्लेख है, गोल्डन मीन कहां कहां उसने स्वीकार किया है। पहला पॉइंट जो अभी तक हमने पढ़ लिया है। दूसरा जो अभी आगे देखेंगे इसमें, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? पहला, इसीलिए अरस्तु ने संपत्ति को स्वीकार किया। अरिस्टोटल एक्सेप्टेड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी। अरस्तु ने संपत्ति को स्वीकार किया, परंतु जीवन का उद्देश्य नैतिक माना। बट द हाईएस्ट एम ऑफ लाइफ इज टू लीडिंग अ मॉरल एंड वर्चुअस लाइफ। परंतु जीवन का उद्देश्य सद्गुणी और नैतिक माना। तो फिर मिडिल पाथ। प्लेटो ने क्या कहा था? सद्गुणी नैतिक जीवन, अरे बिना संपत्ति के मामला कैसे बनेगा? दूसरा, अरस्तु ने परिवार को स्वीकार किया। एरिस्टोटल एक्सेप्टेड द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली। उसने परिवार को स्वीकार किया, लेकिन राज्य को सर्वोच्च संगठन माना। He accepted the importance of family, but for him, state is the highest organization, most important organization. राज्य को सर्वोच्च माना। ठीक इसी प्रकार अब देखिए, अब हम शासन प्रणाली पर आ गए। दो एग्जाम्पल हमने पहले ऐसे दिए जो पहले हम पढ़ चुके हैं। इसलिए अगर आज अरिस्टोटल में पूछ लिया जाए व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन मीन, परिवार का विचार लिखेंगे, संपत्ति का विचार लिखेंगे। और अरिस्टोटल को जब भी लिखे ट्राई टू कंपेयर विथ प्लेटो, लेट अस कंपेयर करिए। लेकिन जो बात बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पे गोल्डन मीन कहाँ है? अच्छा बताइए, दो चीजें होती हैं, दो चीजों पर जरा विचार करिए। एक होता है बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा होता है बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन दोनों में अंतर है कि नहीं? प्रैक्टिकेबल एक है सबसे अच्छा शासन है, तो सवाल है फिलोसफर किंग बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है, इट मे नॉट बी द बेस्ट प्रैक्टिकेबल। आपसे पूछा जाए, अच्छा आपसे पूछा जाए कि सबसे अच्छा एयरक्राफ्ट का नाम बताओ, कैन यू टेल मी द बेस्ट एयरक्राफ्ट? पुष्पक विमान बैठने को मिला कभी? बैठने को तो नहीं मिला। तो व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट, उसी में चयन कर लीजिए। सवाल ये है सर्वोच्च का चयन करना, जो मिले नहीं बेकार चीज है। और इसलिए रोमांटिक लोग, रेडिकल लोग कई बार जीवन में अकेले रह जाते हैं क्योंकि उन्हें बेस्ट पार्टनर की तलाश है।
उनके जीवन में सपना है ऐसा मेरा पार्टनर आना चाहिए, वो आएगा तो हवाएं चलने लग, कुछ ऐसा नहीं होगा, बेकार की बात मत करो, बी प्रैक्टिकल इन लाइफ। अब अगर आपने मन में कल्पना कर रखी है कि मेरा ऐसा पार्टनर होगा जो मेरे साथ कभी विवाद नहीं करेगा, मेरी इच्छा उसकी इच्छा होगी, ऐसा जीवन में कभी नहीं होने जा रहा है, दो चार मिल रहा है उसी में चूज कर लो, बेकार की बात कर रहे हो। नहीं, यू मे टर्न इनटू सलमान खान, जो बेस्ट की तलाश में रहता है। प्लेटो इससे कुमारा रह गया, उसको पार्टनर मिल नहीं पाया, ही वॉज अ बैचलर, क्योंकि हर चीज बेस्ट ढूंढता था। इसलिए बेस्ट नौकरी चाहिए, अच्छी बात है, ऑलवेज एस्पायर फॉर बीइंग एन आईएएस। उसके नीचे मिल जाएगा तो स्वीकार कर देंगे और ले लेंगे यार, बेस्ट ऑप्शन तो यही है। लेकिन हम जब मेंस का, जब आपके पास मेंस जो लोग पीटी देते हैं, मेंस का फॉर्म आता है, उसमें 22-23 सेवाओं को टिक करते हैं, एक को नहीं। प्रैक्टिकेबल थिंग फॉर द बेस्ट बट रेडी फॉर द वर्स्ट। इसलिए मिडिल पाथ का रास्ता है दोस्तों। अरिस्टोटल ने कहा, उसने कहा भाई सबसे अच्छा शासन तो ये है, लेकिन सबसे व्यवहार में सबसे अच्छा कौन है, मुझे नाम बताया। अगला पॉइंट, अरस्तु का दार्शनिक राजा है ही नहीं, मोनार्की है, राजतंत्र ने फिलोसफर किंग का प्रयोग नहीं किया, और राजा के लिए उसने शिक्षा उक्षा नहीं बताई। प्लेटो जैसा नहीं है, एकदम आराम से सिंपल शिक्षा। भाई शिक्षा सिंपल, शिक्षा राजा के लिए है ही नहीं, सब के लिए शिक्षा है कि 6 साल तक, फिर 12 साल तक, जैसे आजकल शिक्षा चलती है। इसे अरस्तु ने कभी शिक्षा पे ध्यान ही नहीं दिया, उसका शिक्षा का विचार है ही नहीं, तो बड़ी व्यवहारिक बातें करता है। प्लेटो का हर कुछ आइडियल है। अच्छा बताए, प्लेटो की शिक्षा प्रणाली चल रही है? कहाँ चल रही है? होनी चाहिए। इसलिए अब देखेंगे कि जब उसने कहा कि बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन होगा, तो पहला उसने क्या कहा? पहला कि सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक शासन, सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक शासन मिश्रित शासन होगा। इट विल बी द मिक्स्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। व्यवहारिक रूप में सर्वश्रेष्ठ शासन मिश्रित शासन होगा। इट शुड बी द मिक्स्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। व्यवहारिक रूप में सबसे अच्छा शासन मिश्रित शासन होगा। इट शुड बी द मिक्स्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और मिक्स का मतलब है दो को मिलाया जाएगा। मिलाया किसको जाएगा? पहला ओलिगेरिकी, गुटतंत्र, और दूसरा डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। इन दोनों का मिक्सचर किया जाएगा। अच्छा एक बात याद रखिए, कॉकटेल, आजकल तो कॉकटेल का जमाना है। एरिस्टोटल बिलीव्स इन कॉकटेल। व्हाट इज मिक्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? कॉकटेल। ओलिगेरिकी यहां पे है, डेमोक्रेसी यहां पे है। तो उसने कहा इन दोनों की विशेषता मिलाइए, उसके बाद यू विल गेट अ बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कैसे? ओलिगेरिकी में क्या पाया जाता है? पहला, यानी सबसे व्यवहारिक शासन में दो चीजें होनी चाहिए। पहला बुद्धिमत्ता, विजडम, विजडम एंड वेल्थ। शासन में पहला होना चाहिए बुद्धिमत्ता और संपत्ति। फर्स्ट, विजडम एंड वेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गवर्नमेंट। और बुद्धिमत्ता और संपत्ति कहां पाया जाता है? गुटतंत्र में, गुटतंत्र में। लेकिन आप याद रखिए, अगर बुद्धिमत्ता और संपत्ति से पाई जाती है तो इसकी खामी क्या है? इसकी खामी क्या है? व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ ओलिगेरिकी? भाई इसमें जनता की भलाई की बात नहीं होती, पहला। और दूसरा, कुछ लोगों का शासन होता है। तो जब कुछ लोगों का शासन होगा, जो बाहर बैठेंगे वो शांति से बैठेंगे, वो कुछ कुछ उंगली करते रहेंगे। इसलिए याद रखिए,
विजडम और वेल्थ अच्छी बात है, लेकिन लोगों को भी साथ लीजिए। और डेमोक्रेसी में क्या खास बात होती है? लोग, मेजॉरिटी, मैनी। लोकतंत्र में खास बात होती है, लोगों का शासन होता है, और कहीं न कहीं बहुमत की बात आ जाती है, मेजॉरिटी की बात आ जाती है। इसलिए दोनों को मिला दीजिए, यानी शासन में संपत्ति भी हो जाए, बुद्धिमत्ता भी हो जाए, और दूसरी तरफ संख्या भी हो जाए, नंबर भी हो जाए, और बहुमत भी आ जाए। शासन अपने आप स्टेबल हो जाएगा। दिस इज अ गारंटी फॉर ए स्टेबल गवर्नमेंट। तो उसने अगली बात कही, यह शासन ज्यादा स्थायी होगा। दिस विल बी मोर स्टेबल गवर्नमेंट। ये शासन ज्यादा स्थायी होगा। क्यों ज्यादा स्थायी होगा? उसका कारण उसने बताया। क्यों ज्यादा स्थायी होगा? क्योंकि फिर उसने कहा, अब देख कितनी व्यवहारिक बातों कहा करता था। अरिस्टोटल ने कहा समाज में 3 क्लास पाए जाते हैं। पहला रिच, दूसरा मिडिल क्लास, पहला रिच, दूसरा मिडिल क्लास, तीसरा गरीब, पुअर। अब जरा सोच के देखिए, जब शासन, कौन सा ऐसा शासन होगा जहां गरीबों का बहुमत होगा? कौन सा? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में कौन सा? अब देखिए ये बात आज तक कितनी प्रासंगिक है। ऐसा शासन जहां गरीबों का चलेगा वो है डेमोक्रेसी। ऐसा शासन जहां अमीरों का चलेगा वो क्या है? ओलिगार्की। और एक बात याद रखिए, इनमें 36 के आंकड़े होते हैं। और ऐसा शासन जहां दोनों को मिला दिया जाए तो कौन होगा? मिडिल क्लास। इसे उसने कहा भी, उसने कहा समाज में 3 वर्ग होते हैं, इन दोनों में पड़ता नहीं। अमीर और गरीब हमेशा अपोजिट में रहते हैं। कैसे? अमीर गरीबों के प्रति घृणा करते हैं। वो कहते हैं पता नहीं कहां से आ गया यार ये। तो रिच ऑलवेज हैव अ काइंड ऑफ हेटरेड टुवर्ड्स पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जैसे अब भाई जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब जो अमीर लोग हैं, उनके खाने का तरीका अलग होता है, हंसेंगे भी तो अलग तरीके से, और हम लोग हंस देंगे हा 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 पूरा हल। देखिए व्हाट इल मैनर्ड इज। अच्छा दोस्तों, जब अगर किसी अच्छे स्कूल से आप पढ़ के आएंगे तो वहां बोलने के तरीके से इतने इस बात पे ध्यान देते हैं, बोलना है, कभी आपके स्नीजिंग आ गई तो सॉरी कहिए, सब कहिए, और हम छींक के ऐसे हंसते कहते कोई बहादुरी का काम कर दिया, क्योंकि हमें सिखाई नहीं गया कभी। अच्छा दोस्तों, हम लोग होटल वगैरह पहुंचते हैं तो फॉर्क चम्मच उधर उधर हाथ से घपर घपर खाना शुरू कर दिए। लोग क्या कहते हैं, सलीके से चम्मच उठाए, कांटे उठाए सब। और दोस्तों ये हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम होता है तो हम रोते भी दहाड़ के हैं, हंसते भी दहाड़ के ही हैं, और बच्चों की पिटाई भी दहाड़ के ही करते हैं। दे आर अपोजिट। अच्छा, अमीर गरीबों से घृणा करते हैं कि यार ये कहां से आ गए। अच्छा, गरीब इनसे द्वेष करते हैं। दे आर हैविंग जेलसी टुवर्ड्स, यार इनके भी 2 हाथ, इनके भी वैसा शरीर, इतना पैसा कहां से? जरूर कोई काला धंधा करता होगा ये। गरीब क्या करता है? ऐसे काला धंधा करता होगा, हमें पता है, कोई ना कोई घालमेल कर रहा है। और एक बात याद रखिए, इन्हें लॉ के बारे में पता नहीं है और ये लॉ की परवाह नहीं करते। दोनों अपोजिट हैं। अब किसी अमीर आदमी को देख लीजिए भाई, जिसके पास पैसा है, वो क्या कहेगा? कहीं कुछ भी कर देगा, वो कानून को जेब में रख के चल रहा है। दोस्तों, इसे सलमान खान ने कई बार कार चढ़ा दिया लोगों पे। सलमान खान का व्यवहार राउडी है, राउडी राठौड़ है वो।
भाई जिसके पास पैसा, BMW पर बैठ जाऊं दोस्तों, हम वैसे सुपरस्टार अगर मेरे नाम के आगे पीछे हो जाए तो जमीन पे कुछ दिखेगा क्या? कानून, रेड लाइट देखेंगे, धज्जियां उड़ा कर रख देंगे। बाबा राम रहीम, कानून दिखा नहीं दोस्तों। रिच कानून को जेब में रख के चलते हैं, और ये कानून के बारे में पता ही नहीं। एक बार तो मैं ट्रेन में जा रहा था, एक जिला गाजियाबाद, दोस्त हैं जस्ट, मैं दिल्ली से आगे बढ़ा, जिला गाजियाबाद में एक मतलब सच्ची घटना में बताऊं, एक बिल्कुल दुबली पतली मतलब महिला 60 एज के प्लस की होगी, धड़धड़ा के आई, अपर बर्थ पे जाकर लेट गई। तो लोगों ने सोचा भाई इसका रिजर्वेशन होगा, तो टीटी आया, मैं कहा मैडम टिकट, उसने जनरल टिकट दिखा, अरे मैडम ये टिकट यहाँ नहीं चलता। हमें क्या पता, ये टिकट वहां नहीं, वो टिकट वहां नहीं, मेरे बस अब मैं नहीं उतरूंगी। अब टीटी जद्दो करा, अरे मैडम ये सीट आपका टिकट जनरल के लोगों ने कहा कैसा जनरल, कैसा जनरल कैसा स्लीपर, उसके लिए तो सब एक ही ट्रेन है। मैं कहा ये भी अजीब सी बात करते हो तुम। इसलिए आप याद रखिए, गरीब आदमी को कहाँ पता है कि आईपीसी क्या है, सीआरपीसी क्या है, संविधान क्या है। किसी गरीब आदमी को बताओ फंडामेंटल पता, फंडामेंटल अनुच्छेद 32 कहेगा 32 रुपए, 32 क्या है। गरीबों को कानून का पता नहीं है, अमीर कानून की परवाह नहीं करते। शासन किसका होना चाहिए? और आज भी आप देखिए, व्हाट ए विजडम ऑफ फिलोसफर। आज भी आप देखेंगे लोकतंत्र वहीं स्टेबल है जहां पे मध्यम वर्ग का शासन है। कई बार आपने देखा होगा इंडियन डेमोक्रेसी में टू मच वोलेटाइल कंडीशन। भारतीय लोकतंत्र में बड़ी समस्या है। आपने देखा होगा ब्रिटेन में, फ्रांस में, जर्मनी में डेमोक्रेसी इतनी स्टेबल क्यों है? 90% लोग मिडिल क्लास में हैं। समाज के 90% लोगों के पास एक ही जैसे वाहन है, एक ही जगह खाना खाते हैं, एक ही जगह पढ़ते हैं। 5% सुपर रिच है, 5% गरीब है। स्टेबल होता है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में गरीबों की संख्या 50%, मिडिल क्लास 40% और रिच 10%। इसलिए सब अनस्टेबल। इसलिए अगर डेमोक्रेसी को स्टेबल बनाए रखना है, शासन को स्टेबल बनाए रखना है, तो नंबर पहला इनका कॉम्बिनेशन रखिए। दूसरा इनका कॉम्बिनेशन, इनको पीछे करिए। शासन किसका होना चाहिए? मिडिल क्लास का। इट विल बी द स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कितनी व्यवहारिक बात कह गया वो। इसलिए देखिए उसने कहा भी, अगला पॉइंट। अब बताइए, जब अरिस्टोटल मेजॉरिटी को मान रहा है तो उसे लोकतांत्रिक कहा जाए या न कहा जाए? उसने मान ही लिया, उन्हें गाना ना प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ लाना है तो बिना इसके काम चलने वाला नहीं है। अगला पॉइंट, उसने कहा कि व्यवहारिक रूप में शासन तभी स्थायी होगा a stable government can be obtained through the ruling of middle class। व्यवहारिक रूप में शासन तभी स्थायी होगा जब मध्यम वर्ग का शासन हो। मध्यम वर्ग अंडरलाइन। व्यवहारिक रूप में शासन तभी स्थायी होगा जब मध्यम वर्ग का शासन हो। वी कैन obtain stability in the government in case of where middle class is in government। तो मध्यम वर्ग का शासन हो पहला। दो चीजों कॉम्बिनेशन। अब प्रीवियस ईयर के सवाल को आप देखेंगे तो बार बार ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, 3-4 बार पूछा गया यही बात। तो अगला लास्ट पॉइंट, लेकिन आप ये कहेंगे कि जब दोनों को मिलाया उसका नाम क्या दिया? भाई ये भी मिला दिया, ये भी मिला दिया, तो आखिर में नाम उसका कोई होना चाहिए कि नहीं, कि केवल हम कहेंगे मिक्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो नाम उसने दिया। अगला उसने कहा, उसने व्यवहारिक रूप में सर्वश्रेष्ठ शासन को पॉलिटी का नाम दिया। पॉलिटी, ये पॉलिटी। उसने कहा व्यवहारिक रूप में सर्वश्रेष्ठ शासन है पॉलिटी।
polity is the best practicable form of government? अगर मैं सवाल पूछूंगा why polity is the best practicable form of government, नंबर भी है, मैनी भी है, नंबर भी है और क्यों, गुण भी है। अब देखिए, अगर आपको ये असमंजस लग रहा हो कि यार उसने इन दोनों वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को मिलाकर बेस्ट बनाया, जबकि इसको बेस्ट में रखता है, लेकिन अब उसने ये नहीं सोचा था कि मेरा बाद में लोग इतना पोस्टमार्टम करेंगे, वो तो लिख के चला गया। आपको थोड़ा सा देखने में कि यार ये तो इधर बेस्ट कह रहा है और प्रैक्टिकेबल ये मिलाकर उसका ये नाम दे रहा है, उसने यही बात कही है। इसलिए उसने क्या कहा है, अगर नंबर भी ठीक होगा, संपत्ति का भी शासन रहेगा, द गवर्नमेंट शुड बी स्टेबल। और इसको उसने पॉलिटी की बात कह दी। और इसने जब उससे पूछा गया, उसे डेमोक्रेसी के बारे में पूछा गया, और ये अब देखेंगे प्रीवियस सर के सवाल को आप देख, कई बार पूछा गया पॉलिटी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, टिप्पणी करिए। अरस्तु के मिश्रित शासन का रूप क्या है, कमेंट, बार बार ये पूछा गया। तो आपको सारी बात लिखनी है कि पर्पज क्या था, वो कैसे स्टेबल, और उसका पर्पज बड़ा अच्छा था कि आखिर में गवर्नमेंट में चेंज तो होता रहेगा, तो चेंज होना स्वाभाविक है, इसे कुछ ऐसा शासन बनाया जाए व्हिच शुड बी मोर स्टेबल। अब बताइए, वो रोमांटिक है या व्यवहारिक है? व्यवहारिक है। हाँ, उसने लोकतंत्र के बारे में अपनी राय नहीं बदली, तो क्या लिखा उसने अगला, अब जरा सोच के देखिए, जब अरिस्टोटल पॉलिटी को मानेगा, वो सामंतवादी है या लोकतंत्रवादी है? कॉल पापर ने अंतिम बात इसलिए क्या कही थी, इसे अरिस्टोटल को एक कैटेगरी में डिफाइन करना कठिन है। प्लेटो इज नॉट अ डेमोक्रेटिक, अरिस्टोटल ने माना कि भाई बहुमत को शासन अपनाओ, अच्छा है बुरा है इससे मतलब नहीं है, परफेक्ट कंडीशन होने का अलग बात है, स्टेबल कंडीशन होना अलग बात है। इसलिए कॉल पापर की अंतिम बात का जब आपको मिल गया, उसमें प्लेटो का आदर्शवाद भी है, सामंतवाद भी है और डेमोक्रेटिक शासन भी है। इतना ही नहीं, अगली बात जिसने कह दी, हेडिंग चेंज भी कर सकते हैं, आगे भी लिख सकते हैं, डेमोक्रेसी के बारे में कुछ लिखा ना, एक लाइन लिख लीजिए। यद्यपि अरस्तु ने कहा कि लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन में सबसे खराब शासन है। डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एमॉन्ग द बेस्ट। लोकतंत्र सबसे खराब शासन, सबसे अच्छे शासन में सबसे खराब है। इट इज वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एमॉन्ग द बेस्ट। ये बताइए, सबसे अच्छे शासन की तुलना में सबसे खराब है, किसकी तुलना में? राजतंत्र की तुलना में। मोनार्की सबसे अच्छा है, तो सबसे अच्छी तुलना में लोकतंत्र क्या है? खराब। लेकिन सबसे खराब शासन की तुलना में सबसे अच्छा है, बट इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एमंग द वर्स्ट। सबसे खराब शासन में सबसे अच्छा है, तो सबसे खराब कौन है? टिरनी। वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज टिरनी। टिरनी से लोकतंत्र अच्छा है, लेकिन मोनार्की से लोकतंत्र खराब है। अगला हेडिंग है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, या विधि और संविधान का शासन। अगला हेडिंग है विधि और संविधान का शासन। आपको बात याद है कि प्लेटो ने विधि के बारे में क्या कहा था? अज्ञान। तो शुरुआत जरा प्लेटो से कंपेयर करते हुए करिए। तो पहला अरिस्टोटल ने विधि का शासन माना, प्लेटो ने विधि का शासन माना था फिलोसफर किंग।
और मैं बार बार कहता हूं प्लेटो मीन्स रिपब्लिक, दार्शनिक राजा। इस बात को उसने नहीं माना। क्या फिर शुरुआत प्लेटो से करिए। पहला प्लेटो ने दार्शनिक राजा के विवेक को विधि से श्रेष्ठ माना। द रीजन ऑफ फिलोसफर किंग इज सुपीरियर देन लॉ। उसने दार्शनिक राजा के विवेक को विधि से श्रेष्ठ माना। रीजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन लॉ। क्यों? क्योंकि प्लेटो ने विधि को अज्ञानता का पर्याय माना। फॉर प्लेटो लॉ मीन्स इग्नोरेंस। प्लेटो ने विधि को अज्ञानता का पर्याय माना। ये अज्ञानता है, ये अपने आप में अज्ञान है, अंधकार है, विवेक नहीं है। इसे आप देखेंगे, इसलिए प्लेटो नेवर बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, क्योंकि जो भी चीजें बनाई जाती हैं वो नेचुरल तो होती नहीं, और इसलिए दार्शनिक राजा का विवेक रहेगा और विवेकशील व्यक्ति पूरे समाज की भलाई के लिए काम करेगा। लेकिन अरस्तु ने इस बात को बदल दिया। जब अरस्तु की शुरुआत कुछ ऐसी होती है, अरस्तु खास बात, अरस्तु का बिगिनिंग हमेशा प्लेटो से रहेगा, बाद में चेंज हो जाएगा। पूरे अरस्तु चिंतन देखेंगे, शासन में, संपत्ति में, बिगिनिंग तो अपने मास्टर जैसा ही करता है। तो प्लेटो के प्रभाव से कभी मुक्त नहीं हो पाया वो, लेकिन उसके पैर जमीन पे गड़े हुए हैं। रोमांटिक फ्लाइट नहीं लेता वो, लेकिन गुरु को भूल नहीं पाया। तो क्या उसने कहा अगला, अरस्तु ने भी माना कि विधि, अरस्तु ने भी माना कि विधि वासना रहित विवेक है। अरस्तु ने भी माना कि लॉ इज अ पैशनलेस रीजन। लॉ इज अ पैशनलेस रीजन, विधि वासना रहित विवेक है। अच्छा, एक बात याद रखिए, अगर हम विधि को विवेक ही कह दें तो कोई इसमें फर्क नहीं है। यानी अरिस्टोटल की ये लाइन लगती है कि प्लेटो को बिल्कुल फॉलो कर दिया उसने। अच्छा, हमारे आपके जीवन में क्या है, पैशन है या रीजन है? क्या होना चाहिए? पैशन इज मोर इंपॉर्टेंट है रीजन? आजकल तो हीरो होंडा पैशन मिलती है दोस्तों। बाजार में क्या मिल रहा है आजकल? पैशन। तो पैशन क्या है? बड़ा सा महंगा सा मोबाइल ले लेना। पैशन क्या है? अच्छा सा ड्रेस पहन लेना, पैशन है। पैशन क्या है? खाने पीने का शौक होना, पैशन है। लेकिन रीजन क्या है? सद्गुणी काम करना, अच्छे काम करना, नैतिकता वाले काम करना। इसलिए अरिस्टोटल ने क्या कहा, रीजन माइनस पैशन इज इक्वल टू लॉ। बात तो यही है, एक ही शब्द को मैंने बदल दिया। यानी विधि का मतलब क्या है? विवेक का दूसरा नाम। भाई वासना, देखिए वासना, पैशन क्या सिखाती है? दूसरे की संपत्ति पर निगाह रखिए, पैशन ये सिखाती है। पैशन सिखाती है कि दांव पड़े तो उसका हिस्सा ले लीजिए। पैशन सिखाती है शरीर पे खूब ध्यान दीजिए। रीजन क्या सिखाता है? समुदाय की भलाई। रीजन क्या सिखाता है? सत्य का मार्ग। रीजन क्या सिखाता है? न्याय का तरीका। तो अब बताइए, हर व्यक्ति सत्य के मार्ग पर रहेगा तो समाज में विधि की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। यानी रीजन क्या है? व्यक्ति का नैतिक व्यवहार। भाई देखिए, व्यक्ति के जीवन को नियंत्रित करने के लिए दो तरीके हैं, एक लॉ है, दूसरा रीजन है, मॉरलिटी है। और व्हाट इज अ मॉरलिटी? इनफैक्ट वर्चुअस मॉरल आइडियल, दैट इज अ मॉरलिटी। व्यक्ति के जीवन को रेगुलेट करने के दो ही तरीके तो हैं। लॉ क्या मानता है? लॉ जीवन को बाहर से प्रतिबंधित करता है। कि लॉ का मतलब क्या है?
आपने उल्लंघन किया तो आपको दंड मिलेगा। लॉ ऑलवेज प्रिस्क्राइब द पेनल्टी कि हमने विधि का उल्लंघन किया, हमें दंड मिलेगा। नैतिकता हमेशा इंटरनल होती है और उसके लिए पेनल्टी का प्रोविजन नहीं है। तो अब अगर आप सोच के देखिए, हर व्यक्ति का व्यवहार सद्गुणी हो जाए तो जीवन में राज्य सरकार की आवश्यकता कहां पड़ेगी? यही बात तो अरिस्टो ने कही है, पैशनलेस रीजन, इसका एक ही तो मतलब है। उसने प्लेटो की बात को ही दोहरा दिया, थोड़ा सा शब्द बदल के। इसी बात को अगला लिख लीजिए। इसलिए अरिस्टो ने भी माना कि नैतिक सद्गुणी जीवन का यापन नैतिक सद्गुणी जीवन का यापन ही विवेक है। लीडिंग अ मॉरल एंड वर्चुअस लाइफ मीन्स रीजन। नैतिक और सद्गुणी जीवन का यापन ही विवेक है। एक ही बात है। तो नैतिक सद्गुणी जीवन का यापन विवेक है। तो आप कहेंगे यार फिर तो प्लेटो और अरिस्टो की बात एक हो गई। नहीं, यहां तक एक है। जब अरिस्टो ने कहा कि लॉ इज इक्वल टू रीजन, लॉ का मतलब है हर व्यक्ति नैतिक व्यवहार करे, उसने कहा भी वर्च्यू इन एक्शन, हर व्यक्ति सद्गुणी हो जाए तो अपने आप समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन बाद में उसने कहा कि हर व्यक्ति सद्गुणी हो जाए ऐसा जरूरी तो नहीं है। अगर इसी मान्यता पर हम विश्वास कर लें फिर तो न विधि की आवश्यकता है, न संविधान की आवश्यकता, न पुलिस की आवश्यकता पड़ेगी। इसे अगले चरण में वो व्यवहारिक आ जाता है। तो अगला पॉइंट, परंतु अरिस्टो ने कहा समूचे समाज का विवेक समूचे समाज का विवेक एक व्यक्ति के विवेक से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। रीजन ऑफ कम्युनिटी इज ग्रेटर देन द रीजन ऑफ अ पर्सन। समूचे समाज का विवेक एक व्यक्ति के विवेक से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब बताइए, एक व्यक्ति के विवेक का मतलब क्या है? दार्शनिक राजा एक व्यक्ति का विवेक। अरिस्टो ने क्या कह दिया? एक व्यक्ति का विवेक ज्यादा इंपॉर्टेंट है समूचे समाज का। अगला, और उसने कहा समाज का विवेक समाज का विवेक परंपराओं और प्रथाओं में विद्यमान होता है। द रीजन ऑफ कम्युनिटी लाइज इन ट्रेडिशंस, कस्टम्स। समाज का विवेक परंपराओं और प्रथाओं में विद्यमान होता है। अब जरा देखिए, प्लेटो परंपरा और प्रथा को मानता था। अरिस्टो ने कहा, अरिस्टो का जिसे हम परंपरा कहते हैं वो इट इज कम्युनिटेरियन रीजन है। जैसे एग्जाम्पल अब देखिए, हमारे यहाँ परंपराएं क्या है? नदी के लोग मां मानते थे। अभी न्यूजीलैंड के कोर्ट ने कहा है रिवर इज ए लिविंग ऑर्गेनाइजेशन। तब पश्चिमी दुनिया इस बात को आज समझ पाई। अच्छा, अंग्रेजी में क्या कहते थे? अरे भारतीय बड़े बेवकूफ हैं, नदी की पूजा करते हैं। पेड़ की पूजा, ये देखो, पीपल की पूजा, नीम की पूजा, ये परंपरा है या पर्यावरणवाद है? आज इसी बात को दुनिया ने क्या मान लिया? इन्वायरमेंटलिज्म। इसे याद रखिए दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति, यानी हमारे समाज में सदियों का विवेक रहा है, और कई बार आप हैरान देखें, ये विवेक पता नहीं कैसे हमें पता चलता गया। ये आज तक लोगों को पता नहीं कि जनरेशन से ट्रांसफर होता चला गया। मैंने कई बार देखा है कि गांव में मैंने देखा, जब कोई गर्भवती स्त्री होती है, उसको जो बूढ़ी माँ वगैरह है वो बता देते कि तुमको सोना नहीं है,
उसके पास कुछ ऐसे परंपरागत चीजें रखी जाती हैं जो हम सामान्यतः शहरों में देखते नहीं। अब पता नहीं उससे क्या लक्षण है उसका, लेकिन पढ़े लिखे लोगों, मैंने कई बार देखा यहाँ पे मुखर्जी नगर में कोई बच्चा पैदा हुआ, कान उसके खराब हो गए, क्योंकि ये शहरों में लोगों को नहीं पता है कि सूर्य ग्रहण के समय अगर माँ ने कोई भी काम कर लिया, चंद्र ग्रहण के समय उसका सीधा, अगर माँ ने सिलाई वाला काम कर लिया तो बच्चे का कुछ न कुछ कट के निकलेगा। व्हाट ए रीजन? परंपरा है या विवेक है? क्या क्या जबरदस्ती बात थी। और आप याद रखिए, आप इसलिए जब भी देखा, आजकल तो मॉडर्न लोग आ गए हैं, शादी विवाह के लिए सब अपना प्रेफरेंस करते हैं, लेकिन ऑलवेज चेक द ब्लड ग्रुप। अगर हस्बैंड एंड वाइफ का ब्लड ग्रुप एक ही है तो बच्चा मेंटली रिटार्डेड पैदा होगा। और हमारी परंपराओं में बात ध्यान में रखा जाता है, पहले लोग नाड़ी मैच करते थे। नाड़ी एक मैच हो जाने का मतलब ब्लड ग्रुप एक हो जाना, शादियां नहीं होती थी। और अभी आप देखेंगे बहुत पढ़े लिखे लोगों की संतानें ऐसी पैदा हो रही हैं जो बहुत अपने एजुकेटेड है। मैंने कई एग्जाम्पल ऐसे देखे हैं। मैंने एक टीचर से मिला मुखर्जी नगर में, उसका बेटा ऐसा हुआ था। मैंने कहा मैडम आपको? उनका मुझे पता नहीं था, जैसे मेरा बेटा पेट में था उससे मैंने कुछ चाकू से काट दिया था, उसके दोनों कान खराब हुए, पैदा हुए। परंपरा है या विवेक है? इसलिए दोस्तों, जब से अच्छा पश्चिम की आधुनिकता ने क्या किया, एक व्यक्ति, अरे व्यक्ति कुछ नहीं है, समाज है, समाज, कस्टम, ट्रेडिशन। और प्लेटो बावरा था, फिलोसफर किंग। समाज में हजार हजार साल से लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद कोई बात बताइए। इसे याद रखिए, अरस्तु बड़ा ही परंपरा, उसने कहा परंपराओं को, प्रथाओं को स्वीकार करिए, हाँ कुप्रथाओं को नहीं। लेकिन समाज में बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जिनका संरक्षण होना चाहिए। भाई नीम परंपरा का पार्ट था, उसका पूजा करना अभी तो प्रमाण हो चुका है पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा है। तो ये परंपराएं हैं, सामूहिक विवेक है। अब देखिए, अरस्तु प्लेटो से अलग हो गया, नहीं अलग हो गया? एकदम से अलग हो गया उसने। अगला, अरस्तु ने दार्शनिक राजा के बजाय विधि और संविधान के शासन को स्वीकार किया। अरस्तु ने दार्शनिक राजा के बजाय, अब देखिए हमारी परंपरा क्या थी दोस्तों, अब परंपरा में सब, अब आजकल नया पीढ़ी का था समलैंगिक संबंध हमें चाहिए। अब वैज्ञानिक है नहीं है इसका कौन सा प्रमाण है? लोग कहते ना रूढ़िवादी थे, दकियानुसी थे, अलग अलग विवाह करते थे। यानी आने से महिला महिला से विवाह करेगी, पुरुष पुरुष से विवाह करेगा। ये व्यक्ति के विवेक का कमाल है। और व्यक्ति का विवेक कितना होता है? 25 साल से कम होता है। 25 साल में व्यक्ति समझदार बनता है और 50 साल में सठियाना शुरू कर देता है। इसे कुल मिलाकर डेवलपमेंट का 25 साल है, उसी में हम तीर मारना, हम चांद पे पहुंच जाएंगे, हम प्रकृति को पीछे कर देंगे, हम लोगों को पीछे। ए बाबरा पर बंद करो यार, सब जीत लोगे तुम ही। लिखने की बात क्या लिखा आपने? इसलिए अरस्तु ने विधि के शासन के विचार को माना। अरिस्टोटल एक्सेप्टेड द नोशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। विधि के शासन के विचार को माना। अब बताइए, विधि का शासन आधुनिक विचार है, परंपरागत विचार है? अब अजीब सी बात होती है, विधि के शासन को उदारवादी मानता है, रूढ़िवादी मानता है? विधि का शासन का मतलब है लिबरल। और सवाल ये है कि यार अरस्तु लिबरल है या रूढ़िवादी है? दोनों टेंडेंसी उसमें है। और विधि के शासन का मतलब उसने रूल ऑफ लॉ, आज पूरी दुनिया में रूल ऑफ लॉ माना जाता है। इसलिए आप याद रखिए, ही इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जितनी राजनीति विज्ञान की आधुनिक धारणाएं हैं उसने सब बता दिया। तो विधि का शासन का मतलब क्या लिखा आपने? विधि के शासन का अभिप्राय निम्नलिखित है। द रूल ऑफ लॉ मीन्स, पॉइंट नंबर 1, विधि के शासन का अभिप्राय निम्नलिखित है।
पॉइंट नंबर 1, व्यक्ति के बजाय विधि का शासन होगा। पहला, विधि के शासन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इट विल बी गवर्नमेंट बाय द रूल रादर देन इंडिविजुअल्स। व्यक्ति के बजाय विधि का शासन होगा। और ये बात आपको याद दिला दें, व्यक्ति का शासन हो, विधि का शासन हो, दोनों बातों में फर्क हो जाता है। व्यक्ति का शासन होगा तो उस व्यक्ति के ऊपर विधि नहीं लगेगी। और दोस्तों, कई बार तो मैं इस बात को देख के हैरान रह गया। आपने पुरानी फिल्म मुगल आजम देखी है? मुगल आजम में अनारकली को नाहक सजाए मौत दे दी गई, क्योंकि अनारकली का गुनाह क्या था? उसने किसी से मोहब्बत की थी दोस्तों। काश उस समय संविधान और अनुच्छेद 32 होता, वो बच जाती। अनारकली के पास आर्टिकल 32 नहीं था। तो आज अब बताइए, आज मोदी हमसे नाराज हो जाए तो मेरा क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं, क्योंकि जब तक हम विधि का उल्लंघन न करें तब तक हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। व्यक्ति के शासन में संभव है। जब महाराजा पहले निकलते थे, सब लोगों को सर झुका कर रखना पड़ता था। महाराजा ने कह दिया तो कह दिया। आज सवाल एक प्रधानमंत्री निकले हो, मैं सर न झुकाऊं तो क्या प्रधानमंत्री मेरा गर्दन काट लेगा? नहीं। व्यक्ति का शासन है या विधि का शासन है? व्यक्ति का मूड समय समय बदलता रहता है। सुबह सुबह आपका मूड बड़ा अच्छा है, शाम को मैं ऐसे मिलूं आपको तो हो सकता कुछ अलग मूड में आएंगे। व्यक्ति का भरोसा नहीं। किसी के ऊपर खुश हो गया दिल दे देगा, और किसी को दुख हो गया दिल निकालने की कोशिश करेगा। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। इंडिविजुअल बिहेवियर ऑलवेज चेंज। और व्यक्ति कैसे बदलता है? अच्छा, जो हमारा दोस्त है उसको थोड़ा फेवर कर दें, हमारा दुश्मन है दबा के रख दें। विधि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करेगी। विधि के नीचे शासक भी होगा। इसलिए देश में विधि का शासन है या विधि मंत्री का शासन है? विधि का शासन है। विधायक भी विधि के नीचे होगा, ये बात अरस्तु ने कहा। और विधि किसी को देखती नहीं। विधि के सामने जो भी आएगा वो ही नहीं देखेगी कि अच्छा 6 पैक वाला सलमान खान आया, थोड़ा फेवर कर दे, या रॉक स्टार बाबा राम रहीम आया है ना। और दोस्तों, कहा अरिस्टोटल को सलमान खान ने पढ़ा होता तो चिंकारा मामले में फंसते नहीं। चिंकारा मारने गए, दोस्तों मार दिया चिंकारा। इट इज क्राइम अकॉर्डिंग टू लॉ। विधि का उल्लंघन करेंगे दंड मिलेगा। इसे सबसे बड़ा कौन? लॉ। शासक या लॉ? तो शासकों की विधि होनी चाहिए, विधि का शासन होना चाहिए। विधि का शासन। शासकों की विधि होगी तो क्या होगा? नॉर्थ कोरिया का किम इन जुंग आएगा। दैट इज अ रूल ऑफ अ पर्सन। रूल ऑफ पर्सन मीन्स इट्स वेरी डेंजरस। रूल ऑफ लॉ मीन्स इक्वालिटी। दूसरा पॉइंट, विधि के शासन में समुदाय की भलाई का विचार होता है, ऐसा अरस्तु ने कहा। रूल ऑफ लॉ सीक्स द वेलबींग ऑफ एंटायर कम्युनिटी। विधि के शासन में समुदाय की भलाई का विचार होगा, वेलबींग ऑफ कम्युनिटी हो गया। और तीसरा, विधि के शासन में समाज के बहुमत को हिस्सेदारी प्राप्त होगी। द मेजॉरिटी कैन रूल इन फॉर्म ऑफ रूल ऑफ लॉ। विधि के शासन में समाज के बहुमत को हिस्सा प्राप्त होगा। द मेजॉरिटी कैन पार्टिसिपेट इन रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब होगा, आप जरा सोच के देखिए, इसका मतलब उसने पहला पॉलिटिक्स की बात कर दी, और पॉलिटिक्स साथ किसको माना? रूल ऑफ लॉ को, विधि के शासन को माना। और आज यही विधि का शासन पूरी दुनिया में अपनाया जाता है।
हाँ, उसके थोड़े मतलब एक आध दो पॉइंट अलग हो सकते हैं, अरस्तु ने बात कही है। तीनों बातें आज वैदिक का शासन होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों का शासन होगा, पहला राजा का शासन होगा, फिर तो एक ही व्यक्ति का शासन होगा, और विधि का शासन होगा, समुदाय की भलाई की बात होगी, शासकों की भलाई की बात नहीं होगी, क्योंकि विधि सबके लिए एक है। और विधि का शासन है तो स्वाभाविक रूप में विधि किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, देयर विल बी द वेलबीइंग ऑफ एंटायर कम्युनिटी, दैट इज द क्रक्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। और अगला, इसलिए पॉलिटिक्स में उसने विभिन्न प्रकार के संविधानों का उल्लेख किया। He pointed out the various kind of constitution, various forms of constitution in politics। उन्हें विभिन्न प्रकार के संविधानों की बात की। और अब जरा देखिए, अब सवाल अगली बात है, अगला हेडिंग चेंज कर लीजिए। बस एक दो बातें भैया, जैसे उसका न्याय बचा हुआ है, यदि उसके न्याय से एक बार भी सवाल पूछ लिया गया है, पहले तो कम पूछे जाते थे, लेकिन अब इसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से एक विचार और निकलता है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से एक विचार और मिलता है, क्रांति का विचार, रेवोल्यूशन। अरस्तु के क्रांति का विचार, हिज आइडियाज ऑफ रेवोल्यूशन। आपको हम याद दिला दें कि रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्वालिटेटिव चेंज, क्वालिटेटिव चेंज इन सोसाइटी, इन इकोनॉमिक प्रोडक्शन और इन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, क्रांति का सामान्य मतलब अलग है, अरस्तु ने जो बताया वो अलग मतलब है। आजकल जैसे हम कहते हैं ग्लोरियस रेवोल्यूशन, ग्लोरियस रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? शासन, राजा के शासन से संवैधानिक शासन बदल गया, क्वालिटेटिव चेंज। समाज में दो प्रकार का परिवर्तन होता है, एक मात्रात्मक इंक्रीमेंटल, दूसरा गुणात्मक क्वालिटेटिव। देखिए, आपके जीवन में रोज रोज चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चेंज हो रहा है, लेकिन जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, क्वालिटेटिव चेंज होगा या क्वांटिटेटिव? क्वालिटेटिव, दैट विल बी द क्वालिटेटिव चेंज। इसलिए क्रांति का मतलब क्या है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी जब उत्पादन के तरीकों में मशीन का प्रयोग हो गया, हाथों के बजाय, क्वालिटेटिव चेंज। हाँ, रेवोल्यूशन वायलेंट भी हो सकती है, जैसे मार्क्सिस्ट मानते थे। रेवोल्यूशन पीसफुल हो सकती है, जैसा उदारवादी मानते थे। लेकिन अरिस्टोटल ने रेवोल्यूशन की अलग बात कही है। अरिस्टोटल क्या कहता है? एक शासन प्रणाली का दूसरे शासन प्रणाली में परिवर्तन क्या है? क्रांति है। उसने रेवोल्यूशन की परिभाषा लिख दी है, पहला, इसलिए शासन प्रणाली का क्रांति का रिलेशन है, पहला। तो उसने कहा एक शासन प्रणाली का दूसरी शासन प्रणाली में परिवर्तन, change of one form of government into other, that is a revolution. एक शासन प्रणाली का दूसरे शासन में परिवर्तन क्रांति का विचार है। अच्छा, ये भी याद दिला दें, वो शासन के इन रूपों को संविधान भी कहा करता था, और उसने पॉलिटिक्स में इतना तक दावा किया कि ही स्टडीड अबाउट 158 कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। अब दुनिया के 158 संविधानों से कहा मिल गए, और वही 2500 साल पहले, जब संविधान लिखे ही नहीं गए थे। अब 158 देश थे, 158 गांव थे, ये कहना कठिन है। वो कहां से ढूंढ लाया? लेकिन उसने ऐसा क्लेम किया है। तो अगला, उसने विश्व के 158 संविधानों का अध्ययन किया। He claimed that he studied 158 constitution of the entire world,
158 देशों के संविधान का अध्ययन किया और संविधान के 6 रूपों का उल्लेख किया। यानी ये शासन के भी रूप है, संविधान के भी रूप हैं, और उसने संविधान के 6 रूपों का उल्लेख किया। Then he pointed out 6 forms of the Constitution. अभी बात फिर आपको रिपीट कर दें। अरस्तु ने कहा यही शासन के भी 6 रूप हैं, संविधान के भी 6 रूप हैं। तो जब यानी शासन संविधान को उसने इंटरचेंजेबली यूज किया है कि गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए सरकार में बदलाव ये भी क्रांति, संविधान में बदलाव ये भी क्रांति। इसी क्रांति की दोनों परिभाषा है। सरकार में मोनार्की का टिरनी बदल जाना क्या है? क्रांति है। इसलिए ये कहिए एक सरकार का दूसरे सरकार में परिवर्तन हो जाना, ये एक संविधान का दूसरे संविधान में बदलाव क्या है? क्रांति है। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, दैट्स रेवोल्यूशन। और जब ध्यान दीजिए, क्या इस क्रांति का उसके पॉलिटी से कोई रिलेशन है? क्या रेवोल्यूशन का उसके जो बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्या क्रांति का उसके पॉलिटी से कोई रिलेशन है? क्या है? पॉलिटी में क्रांति की संभावनाएं सबसे कम होंगी, तभी तो कहता है वो क्रांति का मतलब चेंज, डिक्लाइन, अप्स एंड डाउन्स। इसलिए क्रांति का संबंध पॉलिटी से भी है। लेकिन दूसरा तो सवाल है, आखिर में ये शासन यहाँ क्यों बदल जाता है? व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड रेवोल्यूशन? उसने बताया है। उसने कहा क्रांति का मूल कारण निम्नलिखित है। द फंडामेंटल रीजंस बिहाइंड रेवोल्यूशन, क्रांति का मूल कारण निम्नलिखित है। फंडामेंटल रीजन बिहाइंड रेवोल्यूशन और द फॉलोइंग। क्रांति का मूल कारण क्या है? पहला आप देखेंगे, समानता की आकांक्षा, ये फंडामेंटल रीजन है। एस्पिरेशन फॉर इक्वलिटी, समानता की आकांक्षा। पहला बेसिक कारण ये है, बाकी तो आप देखेंगे शासन प्रणालियों में दूसरा कारण सेकेंडरी है। दूसरा कारण क्या है? हर शासन प्रणाली की कोई न कोई विसंगति होती है। ड्रॉबैक ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और हम बताएंगे कैसे बेसिक विसंगति होती है कि सब शासन की विसंगतियां, ड्रॉबैक ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी हर शासन प्रणाली में कोई न कोई खराबी तो है। पहला मूल कारण है समानता का आकांक्षा, दूसरा है शासन प्रणालियों की विसंगति, ड्रॉबैक ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, तीसरा है परिस्थिति जन्य, ओकेजनल, मतलब कि जो परिस्थितियां आ जाए, कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए जहां क्रांति हो जाएगी। ओकेजनल, परिस्थिति जन्य, परिस्थिति के कारण होने वाली क्रांति। तो उसने क्रांति के 3 मूल कारण बताए। क्रांति का मतलब है एक शासन का दूसरे शासन परिवर्तन। अब क्रांति के 3 मूल कारण है, समानता की आकांक्षा, या शासन प्रणालियों की विसंगति, या परिस्थितियां। परिस्थिति जन्य का मतलब परिस्थितियां, और इसी को बता देंगे कल। तो कल आप मैकियावेली पढ़ के आप आइएगा, तो अरिस्टोटल थोड़ा और बचा हुआ है, बाकी कल।